मतलब हमारा मतलब इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, सोल्यूशन ऑफ द स्टेट वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस डेवलप करने से। तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल से बात समझा देता हूँ कि जी आपके पास लेट सपोज एक सर्किट है। ये सर्किट एग्जांपल वैसे ही मैं ले रहा हूँ, आप इसका कोई भी फिजिकल सिस्टम ले सकते हैं और उस पर आप पूरी की पूरा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास रेजिस्टर है, आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, फिर आपके पास एक कैपेसिटर है, लेट सपोज आपके पास एक और रेजिस्टर है, फिर आपके पास जो है ना एक इंडक्टर लगा हुआ है। वैसे ही मैं अपनी तरफ से एक और ये इंडक्टर लगा हुआ है, एंड यू हैव मल्टीपल सोर्सेज एज वेल। आपके पास यहाँ पर एक और सोर्स मौजूद है, ठीक है। एक एक मिनट, ये नोटेशन थोड़ा सा मैं कि जी आपके पास इस तरह का एक सर्किट मौजूद है, R1 इसको कहते हैं, दिस इज R2 और दिस इज कैपेसिटेंस C1, दिस इज L1 L2। कोई भी आप सर्किट ले लें या कोई भी आप ऐसा सिस्टम ले लें जो एक डायनेमिकल सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर स्टेट वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें जो है ना मतलब एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको एनालाइज करना, ठीक है, और यूजिंग ऑल द नॉलेज विच आई हैव गेन्ड, मैं इससे इसको एनालाइज करना चाह रहा हूँ। अरे यहाँ पर ये है कि मेरे पास दो वोल्टेज सोर्सेज हो गए, V1T और V2T, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये सिस्टम जो है ना मतलब ये कि जब मैं वोल्टेज प्रोवाइड करूँ, मैं सिग्नल्स इसको इंजेक्ट करूँ इस सिस्टम के अंदर, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि लेट सपोज voltage across the capacitor, the inductor, or let's suppose current here, I call this I1, current in this one, in this I2, ये सारे के सारे मतलब ये कि ये वो वेरिएबल्स हैं जो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, लेट सपोज, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं इसका बनाता हूँ, और मैं ट्रांसफर फंक्शन बनाता हूँ इसका, लेट सपोज के जी मैं कहता हूँ जी VCS ओवर V1S, कि जी कैपेसिटेंस के मेरे पास जो है ना जो वोल्टेज है वो मैं आउटपुट पे ले रहा हूँ और V1S इनपुट पे ले रहा हूँ। मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इसका रिलेशन बताएगा कि अगर मैं V1S चेंज करूंगा तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना चेंज होगा, बस। ये इसके अलावा ट्रांसफर फंक्शन नहीं बता सकता। अगर मुझे कुछ और को एनालाइज करना है, लेट सपोज मैं देखना चाह रहा हूँ I2S ओवर V2S, कि जी व्हेन आई चेंज दिस वोल्टेज इन द सिस्टम, V2S को जब मैं चेंज करता हूँ तो ये I2S में कितना चेंज आता है। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, GIVS कह दो इसको, और GVCV1S कह दो। मतलब वैसे ही सिंपल मैं नाम ले रहा हूँ ताकि ये कि थोड़ा सा आप लोग को समझ में चीज आए कि ट्रांसफर फंक्शंस के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जी जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं मैं सबको एक साथ ही जो है ना एनालाइज करना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि जी मेरे पास जो इनपुट्स जब चेंज हो रही थी तो ओवरऑल सिस्टम में क्या बिहेवियर आ रहा था, ठीक है। तो ये जो अभी मैं आपको मैथ सॉल्व करवा रहा हूँ, जो मैंने पिछली दफा शुरू की थी, वो एक बहुत ही जेनेरिक केस है और ये बहुत ही वंडरफुल चीज है कि आपके पास, अगर मैं ये कहता हूँ, मैं एक ही डायग्राम पे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज टाइम, और मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास जो वोल्टेज थे V1 और V2, ठीक है, मैं यहाँ पे ये एक्सिस बना दिए और ये सारे टाइम के एक्सिस हैं, दिस इज ऑल टाइम। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी आपके पास ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया आपके पास लेट सपोज I1, ये हो गया आपके पास I2, और ये आपके पास हो गया VC। तो ये जो तीन आपके पास हो गए, ये तो स्टेट वेरिएबल्स हो गए। ये मैं इसलिए सब बातें आपको समझा रहा हूँ कि जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसके अंदर जब मैटलैब पे आपको प्लॉटिंग करनी है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। और ये मेरे पास जो है ना ये इनपुट हो गया, मेरे पास ये सर्किट का इनपुट है, मेरे पास दो V1 और V2 हैं, ठीक है। एक तो एनालिसिस इसका ये है कि जी हम अपनी बेसिक सर्किट्स की नॉलेज से करें, एक ये कि हम इस फॉर्म में करें जो हम यहाँ पे लीनियर सिस्टम थ्योरी के अंदर सीखते हैं। ये V1 V2 इसके इनपुट हो गए। मैं कहता हूँ जी V1 V2 आपके पास जो है ना ये इनपुट्स हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मतलब एक साइनोसॉइडल इनपुट देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ जी आपके पास एक पल्स सिग्नल मैं देता हूँ, ठीक है। और इसकी मैथ्स मैं एस्टेब्लिश करता हूँ, और ये कि ये मैंने इंजेक्ट की अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। मैंने कोई सिमुलेशन डेवलप की और पूरी यूजिंग ऑल दिस थ्योरी जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये एनालाइज करना चाह रहा हूँ। देखो ये बात, ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ये पूरा एनालिसिस एक साथ पॉसिबल नहीं होता।
जब मैंने ये इंजेक्ट किया V1 V2 सिस्टम के अंदर और मैं देखना चाह रहा हूँ कि I1 और I2 और VC आपके पास क्या होगा, तो ये जो अभी इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली आपको बता देगा कि भाई आपका I2 क्या कर रहा है और आपका I1 क्या कर रहा है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ये वाली मैथ्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां से पता चल जाएगी। तो इसलिए ये पूरी की पूरी चीज हम पढ़ते हैं कि सिस्टम के अंदर जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं उनका आपके पास उनकी स्टेट ट्रैजेक्टरी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन विद देम जब इनपुट्स अप्लाई किए जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज हम एक साथ पूरी ओवरऑल स्टडी कर सकते हैं। तो आप ये समझें कि ये कितनी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है कि जी अगर आपके पास सिस्टम में 10 स्टेट वेरिएबल हैं तो ये मुझे मैथ्स बता देगा कि भाई आपके पास ये 10 स्टेट वेरिएबल किस तरह वेरी कर रहे हैं। अगर आप इनपुट्स को इस तरह वेरी करेंगे तो आपके स्टेट इस तरह वेरी होंगी सारी की सारी। ठीक है, अच्छा अरे यहाँ पे ये जैसे पिछले बार गुजर गया था लेकिन जस्ट अ क्विक रिव्यू कि जी हमारे पास जो है ना यहाँ से, क्योंकि हम बात यहाँ से शुरू करते हैं dx by dt axt plus but, और उसके बाद हमने इसको जो है ना क्योंकि ये टाइम डोमेन में था हम इसको लेप्लास लिया और लेप्लास लिया क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है। जब इनिशियल कंडीशन हमारे पास जीरो नहीं है तो हमारे पास हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास, और अल्टीमेटली जो हम जब इनवर्स लेप्लास लेते हैं वी गेट दिस थिंग xt is equal to EAT x0 plus integral 0 to t e a t minus tau b u tau d tau। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के। ठीक है, इस सॉल्यूशन के मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि कंप्लीट सॉल्यूशन है जब मेरे पास बनता है तो कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास एक फ्री रिस्पॉन्स है और एक मेरे पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स है। जो मेरे पास फ्री रिस्पॉन्स है वो मेरे पास कंपोनेंट वो मेरे पास ये ऑरेंज के अंदर हाईलाइट हुआ है जो मेरे पास इसका फ्री रिस्पॉन्स हो गया, और सेकंड मेरे पास फोर्स रिस्पॉन्स है जो कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है वो मेरे पास ये है, ये मेरे पास फोर्स रिस्पॉन्स है। और मेरे सिस्टम के अंदर दोनों चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं इसी सर्किट को अगर मैं बात करना शुरू करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जी मेरे पास ये तीनों जो आपके पास थी स्टेट्स I1 I2 और V, लेट सपोज इनकी इनिशियल कंडीशन मौजूद थी, इसकी ये इनिशियल कंडीशन थी, इसकी ये इनिशियल कंडीशन थी और इसकी ये इनिशियल कंडीशन थी। मतलब VC एट टाइम 0 वाज नॉट 0, इसी तरह I2 एट टाइम 0 वाज नॉट 0, और इसी तरह I1 एट टाइम 0 वाजंट 0। नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस थी। तो मैं ये जो ऑरेंज वाला मेरे पास जो ब्लॉक है जिसको हम फ्री रिस्पांस कहते हैं इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और चीज आगे, अच्छा यहाँ पे उसने EAT की डेफिनेशन लिखी है जो बेसिकली आपने मतलब इंटर के अंदर अपने ओ लेवल जे लेवल जिसने किया तो उसको अंदाजा होगा कि EX आपके पास जो है वो आपके पास क्या होता है, EX इज 1 प्लस क्या चीज। अब क्या बिलाल आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है? जी सर, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा आवाज रुक रही है, बहुत ज्यादा रुक रही है। अच्छा बाकियों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? जी सर ऐसे ही है सर। अच्छा सर लैग कर रही है, लैग कर रही है। ठीक है मैं काम ये करता हूं, डिस्टॉर्ट हो रही है। सही है मैं समझ गया। या फिर तो ये है कि आप थोड़ा सा होल्ड करें, मैं अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ ना ताकि फिर मैं देखता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अच्छा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा 3-4 मिनट मुझे अपनी लोकेशन चेंज करने में, तो मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि जी आपके पास ये सर्किट है और इस सर्किट के अंदर आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और हाँ जैद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट आपके पास वेरिएबल्स हैं। अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन के लिहाज से बात करूँ तो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर सिंपल मैं एक आउटपुट और एक इनपुट की बात कर सकता हूँ। जैसे इस सर्किट के अंदर 2 इनपुट्स हैं और मेरे पास जो है ना मतलब ये कि कम अज़ कम इसके अंदर 3 स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं क्योंकि आपके पास 3 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब एक कैपेसिटर हो गया और 2 इंडक्टर्स हो गए। तो अब ये कि अगर मैं पूरे ओवरऑल सर्किट को देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे V1 V2 दोनों साथ चेंज हो रहे हों और सारे स्टेट वेरिएबल्स पे क्या इम्पैक्ट है, तो ट्रांसफर फंक्शन मुझे ये नॉलेज इस तरह प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब ये कि वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देख सकता है कि भाई V1 का रिलेशन आपके पास उसने कहा कि VC से कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर उसका क्या ताल्लुक बनेगा V1 से। इसी तरह I2 जो आपके पास सर्किट के अंदर करंट है
इन दिस लूप आपके पास वो उसका V2 इनपुट वोल्टेज से क्या रिलेशन, वो ट्रांसफर फंक्शन बन सकता है। लेकिन अगर मैं सबको पूरा ओवरऑल एनालाइज करना चाह रहा हूँ कि मतलब ये कि जितने स्टेट वेरिएबल्स हैं और जितना मेरे पास इनपुट्स हैं, तो ये कि उसको अगर मुझे देखना है तो ये कि ये जो अभी हम मैथ्स डेवलप कर रहे हैं, मतलब स्टेट वेरिएबल्स की ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये आपके पास बेस्ट मैकेनिज्म है उसको स्टडी करने का। अच्छा, ये सिस्टम अभी जो है ना, क्योंकि इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया था, रिकनेक्ट किया है, तो ये उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बात मैं समझा रहा था कि जी आपके पास अगर दो इनपुट्स हैं V1 और V2 और ये दोनों आपके पास अगर चेंज हो रही हैं, तो आपके पास ये है कि जो स्टेट वेरिएबल्स पे चेंज आएगा I1 I2 और VC पर जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो ये कि ये पूरा का पूरा जो है ना ये ट्रेजेक्ट्री आपको बता सकता है, ये पूरा का पूरा आपको बता सकता है कि जब इनपुट चेंज होगा तो ये कि आउटपुट पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और इनपुट कैसा भी है, मतलब साइनोसॉइडल है या पल्स है या जो भी है, स्टेप है, रैम्प है, कुछ भी आप इनपुट देंगे तो स्टेट वेरिएबल्स पे किस तरह उसका इम्पैक्ट आएगा, स्टेट वेरिएबल्स में क्या चेंज आएगा, तो ओवरऑल पिक्चर पूरे सिस्टम की जो है ना ये प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए बहुत एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टूल है, मैथमेटिकल टूल, जिससे आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पिछले बार बात शुरू हुई थी कि जी आपके पास ये ओरिजिनल सिस्टम हो गया dx/dt axt + but, तो मुझे जितने भी अपने सिस्टम्स मॉडल करने हैं, चाहे वो जैसा भी सिस्टम, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो कोई जो है ना सिग्नल प्रोसेसिंग का है, चाहे वो कंट्रोल्स का है, रोबोटिक्स का है, चाहे वो किसी फील्ड का है, लेकिन अगर वो डायनेमिकल सिस्टम है तो मुझे इस तरह उसको मॉडल करना है। और ये कि बेसिक आपके पास ये लेप्लास लिया, यू गेट दिस थिंग। अभी इतना क्लटर्ड हो गया डायग्राम, इस पर बार बार मैं लिख चुका हूँ। और फिर ये ऑरेंज के अंदर जो आपके पास है, ये जो बात मैं बता रहा था कि जी सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस पे जो डिपेंड करता है, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन x0, यहाँ पे जो है ना x0 आपके पास जीरो नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि इस सर्किट के अंदर आपके पास ये तीन इनिशियल कंडीशंस हो गई, ऑरेंज में जो लिखी हुई है कि VC0, I2 0 और I1 0, ये तीनों नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस है। तो ये नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस का इम्पैक्ट होता है। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन मेरे पास बनता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास फ्री रिस्पॉन्स होता है, एक फोर्स रिस्पॉन्स होता है। फ्री रिस्पॉन्स आपके पास जो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस की वजह से होता है, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस की वजह से। और ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि जी मेरा सिस्टम जो है ना, ऐसा बहुत मुश्किल है कि सारी की सारी इनिशियल कंडीशंस की जीरो नॉन जीरो होती हैं। अच्छा, फोर्स रिस्पॉन्स आपके पास ये डिपेंड करता है इनपुट पर कि जी आपने इनपुट क्या दिया है, और ये चीज़ आपके पास कॉन्वोल्यूशनल इंटीग्रल बनता है, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। और ये ओवरऑल मेरे पास रिस्पॉन्स है। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना, मतलब ये कि क्लियर कर देता हूँ ताकि ये चीज़ जिसको मैं कह रहा हूँ, दिस इज द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये ओवरऑल रिस्पॉन्स मेरे पास है, इसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए, फ्री और फोर्स रिस्पॉन्स। और यहाँ पे उसने सिंपल एक बात ये की है कि EAT जो आपके पास है, EAT इट इज डिफाइंड लाइक दिस, 1 + AT, ये स्टैंडर्ड चीज़ है, जैसे हम एक्सपोनेंशियल को डिफाइन करते थे EX को, तो EX आपके पास हो गया 1 + x + x² + 2 फैक्टोरियल प्लस ये आपके पास दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। तो हम इस तरह करके डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे मतलब ये एक के ओवर टी के प्लस ए के टी के ओवर के फैक्टोरियल, ये आपके पास इसका एलिमेंट है, एंड दिस गोज ऑन, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस हम आगे देखेंगे कि ये इसने यहाँ पे क्यों ये बात लिख दी है इसने, ठीक है। अच्छा, हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि अब हम वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास वही चीज़ है, लेकिन ये कि यहाँ पे नाउ आई हैव अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब हो गया आपके पास x1 डॉट x2 डॉट, इस तरह करके अगर आपके पास n वेरिएबल सिस्टम के अंदर, तो दिस इज x1 to xn डॉट, और ये आपके पास A एक मैट्रिक्स हो गया जो कि n क्रॉस n मैट्रिक्स हो गया, और ये आपके पास स्टेट्स हो गई, x1 से लेके आपके पास xn तक स्टेट्स हो गई, प्लस b एंड देन u। अच्छा, ये आपके पास क्योंकि यहाँ पे आपके पास U1 U2 सब पॉसिबल है कि कितने भी आपके पास इनपुट्स हैं, ठीक है। और ये सब इसको मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि इसका आपके पास डायमेंशन कैसे होगा। यहाँ पे सिंपल जो पहला स्टेप है कि जी मैंने लैप्लास लिया और आई गेट दिस इक्वेशन की ये डेरिवेटिव है s(x(x - x0), और ये पिछले बार मैं सब समझा चुका था। और यहाँ पे आपने लैप्लास लिया, उसके बाद जब ये जो हाईलाइट गालिबन ये पूरा जो है ना ये था, और ये पूरा रिमूव हो गया उस जगह से, तो ये आपके पास असल में पिछले मैंने समझाया था कि ये आपके पास फैक्टर क्यों आया SI - A, क्योंकि यहाँ पर ये AX ऑन द लेफ्ट मूव करेगा, x0 ऑन द राइट मूव करेगा।
अब ए क्योंकि आपके पास ये जो फैक्टर बना आपके पास, ये मैंने रेड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी एस एक्स एक्स माइनस ए एक्स एस, और आपके पास क्योंकि एस आपके पास एक स्केलर हो गया और एक्स एक वेक्टर होता है आपके पास, तो मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ. आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स whose size is the same as that of A. ठीक है, तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर मैंने S कॉमन लिया, मैंने जो है ना यहाँ पे ये S कॉमन लिया, ये S एक्स एक्स माइनस ए हो गया, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक्स एस कॉमन लिया, ये एक्स एस कॉमन लिया तो एस आई माइनस ए हो गया, और इज इक्वल टू, और इसके अंदर लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स. आप लोग अपने नोट्स में इसको खुद भी देख लेना एक दफ़ा, जो है ना ये अपने पास भी अगर कॉपी कर लो ताकि ये मैथ्स आपको क्लियर हो जाए. पिछला मैंने लिखी थी ये सारी चीज़ कि यहाँ पर ये फिर आपके पास एस आई माइनस ए, इसका मैं इन्वर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा एस आई माइनस ए, तब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा. दिस बिकम्स आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी इनटू एक्सेस, तो ये चीज़ बन गई. और एस आई माइनस ए जब आपके पास यहाँ लेफ्ट में मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो एस आई माइनस ए इनवर्स और एस आई माइनस ए इनवर्स ये दोनों जगह मल्टीप्लाई हुआ. देन आई टेक द लेप्लास इनवर्स, यहाँ पे मैंने लेप्लास इनवर्स लिया तो आई गेट एक्स टी इज इक्वल टू ई ए टी. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ई ए टी इज इक्वल टू ई ए टी. अब ये नॉर्मल आपके पास जो है ना एक्सपोनेंशियल नहीं है, एस आई माइनस ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखिए ये ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब ये अगर आपके पास एक सिस्टम, यहाँ पे मैं इसलिए सब बातें लिख रहा हूँ, अगर आपके पास एक सिस्टम है x1 डॉट और x2 डॉट और x3 डॉट is equal to, let's suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपके पास x1 x2 x3 प्लस समथिंग 1 2 0 इंटू यू, तो आपके पास यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है. तो ये ए मैट्रिक्स है, तो अगर E यू हैव दिस ए मैट्रिक्स हेयर इनटू T, इसको कंप्यूट करना पड़ेगा, इसको कंप्यूट करना पड़ता है, इसको हम स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहते हैं. ये अभी आगे बात डिटेल में आएगी कि इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. तो ये आपके पास एस आई माइनस ए इनवर्स, एस आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू ई ए टी, और एक्स जीरो आपके पास ये हो गया. अच्छा, एस आई माइनस ए इनवर्स ई ए टी कैसे है, ये लेप्लास से, लेप्लास इनवर्स अगर आप लेंगे तो यू गेट ई ए टी. इसी तरह यहाँ पर आपके पास यू हैव द इनपुट सिग्नल अप्लाइड, तो ये जो चीज आपके पास, इफ यू टेक द लेप्लास यू गेट दिस थिंग, एंड दिस इज द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, दिस इज कन्वोल्यूशन इंटीग्रल. ठीक है, लेकिन ये वेक्टर्स के अंदर है, और अल्टीमेटली आपके पास एक्स टी इज इक्वल टू ई ए टी माइनस टी नॉट एक्स जीरो प्लस टी नॉट टू टी. ये आपके पास व्हेन टी नॉट इज नॉट जीरो, मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इफ टी नॉट इज नॉट जीरो यू गेट दिस थिंग. मतलब ये है कि अगर मैं कंप्यूटेशन शुरू करना चाह रहा हूँ नॉट फ्रॉम टी नॉट इज इक्वल टू जीरो, मैं यहाँ से कंप्यूटेशन शुरू नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंप्यूटेशन शुरू करूँ फ्रॉम दिस टी नॉट, फॉर सम रीजन टी नॉट इज इक्वल टू 7 से मैं कंप्यूटेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो ये आपके पास फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसके अंदर, तो आपके पास यू गेट टी नॉट एंड यू गेट टी नॉट हेयर. ठीक है, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो आपके पास है, इस इक्वेशन को हम अभी आगे भी देखेंगे. ये आपके पास पूरी स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्रीज बताती है. स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्रीज का मतलब ये है, ये भी हम प्रॉब्लम में पूरा सॉल्व करते हैं कि ये आपके पास एक्स टी की क्या वैल्यू बनेगी, मतलब डिफरेंट, ये एक्स टी कंटेन्स ऑल द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, दिस एक्स टी कंटेन्स ऑल द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम. कि ये मेरे पास अगर सिस्टम के अंदर 4 स्टेट वेरिएबल्स हैं और मेरे पास सिस्टम के अंदर 2 इनपुट हैं, तो मैंने 2 इनपुट अप्लाई किया, मैंने ये बताया कि उसकी क्या इनिशियल कंडीशंस थी, तो ये मुझे पूरा डिटेल बता देगा कि व्हाट विल हैपन विद द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, क्या होगा उसके सिस्टम की स्टेट्स के साथ. अगर आपके पास कोई मतलब ये कि हाइड्रोलिक सिस्टम है कोई आपके पास, तो उसके अंदर मतलब फ्लूइड फ्लो कितना बनेगा और टैंक्स में पानी की फ्लूइड की हाइट कितनी है, ये सब बातें जो है ना, मतलब जितनी भी स्टेट्स आपके पास हैं वो सब यहाँ पे ये क्लियरली मतलब आपके पास रिप्रेजेंट कर देगा उनको. अच्छा, अभी एक बात गुजरी पहले, द एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स E18 इक्वेशन 8.46 इज कॉल्ड द स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. ये भी मैंने इसका नाम बता दिया था, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स E18 एंड रिप्रेजेंट्स द नेचुरल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपके पास का नेचुरल रिस्पांस है. ठीक है, नेचुरल रिस्पांस इज द फ्री रिस्पांस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर्स रिस्पांस. इन दोनों में क्या फर्क है, आप में से कौन बताएगा? सर फ्री रिस्पांस में कोई इनपुट इन्वॉल्व नहीं होता.
नेचुरल रिस्पांस के अंदर कोई मतलब ये कि इनपुट इन्वॉल्व नहीं होता, नेचुरल या फ्री रिस्पांस में। फोर्स रिस्पांस में रिस्पांस तो इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना हमारी, जो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस है सिस्टम इनिशियल की। कंडीशंस, बिल्कुल इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और ये आपके पास सिस्टम के एक्चुअल मोड्स होते हैं, मतलब आपके पास कि जिसको हम मतलब सिस्टम के पोल्स की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास वो यहाँ पर मौजूद होती है इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के अंदर। और उसका नेचुरल रिस्पांस होता है कि जी अगर आपके पास उसको इम्पल्स में दूंगा तो आपके पास उसका रिस्पांस क्या आएगा, क्योंकि इम्पल्स का मतलब ये होता है कि आपने एट अ सर्टेन टाइम एक इनफाइनाइट एनर्जी इंजेक्ट की सिस्टम के अंदर और छोड़ दिया, फिर देखते हैं कि क्या करता क्या है सिस्टम, क्या स्टेबल रहता है, अनस्टेबल हो जाता है, डाई आउट कर जाता है, ऑसिलेशन में चला जाता है, क्या होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दिस इज द नेचुरल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास नेचुरल रिस्पांस वो कहता है कि इट डिपेंड, दिस इज फाई एस और फाई एस इज इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स। अच्छा यहाँ पर उसने जो है फाई एस और फाई टी, फाई एस आपके पास क्योंकि ये एस डोमेन के अंदर हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फाई टी आपके पास टाइम डोमेन के अंदर हो गया, ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाता है। और ये आपके पास बनता कैसे है, ये पिछली इक्वेशन के अंदर अगर आप गौर से देखें, ये अगर इट कम्स फ्रॉम हियर, यू टेक द लैप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए इनवर्स, यू गेट ई ए टी। तो यहाँ पर ये चीज़ है, यू टेक द लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स, यू गेट ई ए टी। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या होता है, फायदा क्या होता है, हम आगे देखेंगे। अच्छा ये क्योंकि आपके पास फाई टी द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ई ए टी, तो फाई टी इज इक्वल टू आई प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ए के टी के और के फैक्टोरियल। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ए इज नाउ अ मैट्रिक्स, इट्स नॉट अ सिंपल नंबर। तो ये है कि इसकी कंप्यूटेशन अगर आपको खुद अंदाजा हो कि इफ ए इज अ 10 by 10 मैट्रिक्स और मैं कहता हूँ कि ये 10 by 10 मैट्रिक्स, अब ये के क्या होता है, इसकी के की सिग्निफिकेंस भी आगे आएगी, अभी मैं बता देता हूँ कि जी मैं ये चाहता हूँ कि जी ये कंप्यूट करना कि जी टी इज इक्वल टू मेरे पास लेट सपोज 100 पे मेरे पास सिस्टम की क्या स्टेट होगी। मतलब ये है कि मैंने इनपुट दिया, ये इनपुट मैंने दिया यहाँ पर एक सर्किट को, और जी ये मेरा जो है ना मतलब ये सिस्टम इवॉल्व करता चला जा रहा है। तो एट टी इज इक्वल टू 100, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी टी इज इक्वल टू 100 लाइज समवेयर हेयर, कि जी मेरे पास 100 सेकंड गुजर गए। 100 सेकंड के बाद मेरे पास तीनों मतलब ये करंट का क्या हाल होगा और वोल्टेज का क्या हाल होगा और बाकी चीज़ों का क्या हाल होगा। तो ये मैं मैथमेटिकली कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ, वो मैं इस तरह कंप्यूट कर सकता हूँ कि जी if I can compute this a k to the power 100, k to the power 100 का मतलब कि this is time, सैम्पल टाइम, और मेरे पास ए का मैट्रिक्स है 10 क्रॉस 10, तो आप खुद समझ लें कि ये 100 एंट्रीज हैं, 10 क्रॉस 100 एंट्रीज रेस टू द पावर 100। ये कितनी बड़ी कंप्यूटेशन है। जिनको थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग आप में से आती है कि मैट्रिक्स के अंदर अगर मेरे पास 10 क्रॉस 10 के दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं यानी उनका स्क्वायर भी करना है, तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। और मैं अगर उसको रेस टू द 100 कर दूं तो मेरे तो कंप्यूटर शायद मेरे हिसाब से 2-3 हफ्ते के लिए बंद हो जाए कि इतनी बड़ी कंप्यूटेशन मुझे परफॉर्म करनी है। तो इट्स अ ह्यूज कंप्यूटेशन। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर जो सिमुलेशंस की ब्यूटी होती है, यही ब्यूटी होती है कि आपके पास ये है कि मतलब ये है कि इट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर अगर आपने मॉडलिंग सही की है, और आपके पास एट वेरी हाई वैल्यूज ऑफ टाइम वो बता सकता है कि जी आपके पास क्या होगा, सिस्टम करेगा क्या, उसका बिहेवियर क्या होगा। तो ये वो मैथ से जो आपको बता रही होती है कि जी सिस्टम का बिहेवियर क्या बनेगा। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर मतलब अल्टीमेटली ये बना कि जी लेट मी रीड दिस इक्वेशन, लेट मी रीड दिस मैथ्स कि जी what the states of my system, the states of my system as it evolves is equal to the state transition matrix times the initial condition, which is the free response or the natural response plus the forced response। कि जी मेरे पास state transition matrix है और state transition matrix और मेरे पास जो है ना B और the input, इसको मैं सॉल्व करता हूँ एंड आई गेट द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा बाद में हम देखेंगे कि हम ये वाला जो पोर्शन है ये हम कैसे इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारों को आइडिया होगा लैप्लास में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, तो ये भी हम बहुत सिंपल कंप्यूट कर सकते हैं। हम इस पूरी ओवरऑल चीज का भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा नमाज क्योंकि 5 बजे, तो आई टेक अ ब्रेक एट 4:45 या 4:47 तक जब तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अच्छा ये कि फॉर द स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम गिवन एन एग्जांपल 8.1, दिस इज द बुक रॉलिंड बर्न्स। ये पहले मैं लिख चुका हूँ, क्या बोलते हैं इसके अंदर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बाय रॉलिंड बर्न्स। मतलब वहां से एग्जांपल मैंने ली, उसने एक अच्छी एग्जांपल सॉल्व की हुई थी, इस वजह से मैंने ली। आप किसी भी बुक में से देख सकते हैं। फॉर द स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम गिवन एन एग्जांपल 8.1 फिगर 8.1 द स्टेट इक्वेशंस आर शोन इन 8.13। अच्छा हमारा जो ज्यादा हमारा जो कंसर्न है ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है और मैं इस लेवल पे आपसे बिल्कुल अज्यूम नहीं करता कि आपको उसकी मॉडलिंग
आनी चाहिए। ये अंडरग्रेड में हम करवाते हैं, जिनको आती अच्छी बात है, जिनको नहीं आती कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम मॉडल्स पे बात करेंगे, हम हाउ टू डेवलप द मॉडल हम उस पर भी बात नहीं कर रहे। तो ये एक सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास ये डैम्पर है जिसको हम पिस्टन भी कह सकते हैं, और मेरे पास ये एक मास है। ये बहुत सिंपल जो आपके पास शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं गाड़ी के अंदर, ये बिल्कुल उसका मॉडल है, कुछ भी नहीं कि जी आपके पास यू हैव अ टायर, और ये टायर से आपके पास शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं वहाँ पे गाड़ी के मतलब चेसिस पे अटैच्ड हैं, और गाड़ी इज मूविंग। और ये कि मैं चाहता हूँ कि जी आपके पास कि बॉडी पर मतलब अगर इसी डायग्राम को आप इन्वर्ट कर दें, मतलब जिस तरह डायग्राम बना हुआ है इसको अगर आप इन्वर्ट कर दें तो बिल्कुल ये गाड़ी का मॉडल बन जाता है कि यू हैव, और ये टायर्स आपके पास हैं, और दिस इज द कार, दिस इज द ऑटोमोबाइल एंड दिस इज मूविंग। तो ये मैं देखना चाहता हूँ कि जी मिनिमम जर्क्स आए बॉडी पर, मतलब ये कि जो एक स्मूथ ड्राइव मिले चाहे जितना भी अनइवन सरफेस क्यों ना हो। तो ये उस तरह की मॉडलिंग में यूज होता है, ये प्रैक्टिकल एक मॉडल यूज किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पर उसने कहा कि जी यू हैव ऑल दीज फोर्सेज इन एवरीथिंग बट अल्टीमेटली यू गेट दिस स्टेट स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ द सिस्टम। तो ये स्टेट स्पेस मॉडल है। हमारा भी कंसर्न ये है कि स्टेट स्पेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना, इसको सॉल्व करना, इसको समझना, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव मॉडलिंग नहीं है। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि जी जो थोड़ी बहुत बात इस मॉडल के बारे में, इसमें दो स्टेट्स हैं, एक x1 डॉट हो गई, x2 डॉट हो गई। ये आपके पास जो है ना इसका ए मैट्रिक्स हो गया, दो स्टेट्स है सिस्टम में, और आपके पास सिस्टम के अंदर एक इनपुट है, ठीक है, देयर इज वन इनपुट। इसने x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu मैट्रिक्स को लिखा है इसने यहाँ पे, इसने अभी y इज इक्वल टू cx प्लस du को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे इसने वेरिएबल्स की वैल्यू कह दी, इसने कहा कि जी द मास इज 1 kg, हाइपोथेटिकल वेट इसने ले लिया, और c आपके पास 3 न्यूटन सेकंड पर मीटर आपके पास है, और k आपके पास ये c जो है ना ये डैम्पर कोफिशिएंट है, और k आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ut आपके पास जो अप्लाइड मतलब ये कि फोर्स एंड द सिस्टम वो 0 है, अज्यूम किया। मतलब ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ut आपके पास एक साइनोसॉइडल वेव है, या ut आपके पास लेट्स से कोई स्टेप इनपुट है, कुछ भी हो सकता है, यू कैन एनालाइज एनीथिंग। और वो इवैल्यूएट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इट्स रूट ओमेगा एन एंड जीटा। अच्छा ये क्योंकि टर्मिनोलॉजीज पहली दफा आई है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या चीज़ है। और द ट्रांजिशन मैट्रिसेस फाई एस एंड फाई टी, ये ट्रांजिशन मैट्रिसेस अभी जो गुजरे हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिस, ये वो चीज़ है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो अभी इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी। द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स फ्रॉम द सेट ऑफ इनिशियल कंडीशन। अब वो ये कहता है कि जी अगर मेरे पास इनिशियल कंडीशन, अब आप गौर से देखें कि जी ये इनिशियल कंडीशन उसने दी है, दो इनिशियल कंडीशन है, और आपके पास एक जीरो है और एक नॉन जीरो है, और वो कहता है कि जी मुझे आप ये बताइए कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या बनेगा स्टेट वेरिएबल्स के। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर x1 और x2 हैं, कि ये x1 और x2 आपके पास हैं, दिस इज टाइम। तो व्हाट विल हैपन विद x1 एंड व्हाट विल हैपन विद x2 एज t गोज टू इन्फिनिटी, क्या होगा इनके साथ, मतलब वो ये मालूम करना चाह रहा है। अगर ये सारी कंडीशंस मैं देता हूँ, मतलब आप देखें प्योर एक सिमुलेशन सेटअप है बहुत बेसिक फॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे हम एनालाइज करना शुरू करते हैं यूजिंग आवर नॉलेज कि यहाँ पर क्या होगा। अच्छा सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये जो पूरा स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग। शायद आप में से कोई ऐसा हो, शायद एक दो आदमी स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको शायद ये नई स्टेप्स आते हों, लेकिन मोस्टली आप लोगों ने अंडरग्रेड में देखे होंगे कि ये ट्रांसफॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू, एक लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में भी एक स्लाइड गुजरी थी, एग्जांपल गुजरी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, इनटू स्टेट स्पेस फॉर्म। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, या आपके पास इसको कह सकते हैं मॉडल ऑफ द सिस्टम। मॉडल ऑफ द सिस्टम, मॉडल ऑफ द सिस्टम मेरे पास किसी ने मुझे ड्राइव करके दे दिया, भाई दिस इज द मॉडल ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज वेरी सिंपल। इसको मैं क्या करूंगा जी, ये आपके पास जो है इसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में मैं लिखूं तो आपके पास ये क्या बनी है, दो डबल डॉट्स हैं आपके पास, तो आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर हो गया, वो ये हो गया मेरे पास। ये एम आपके पास ये हर जगह जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं कैंसिल कर दूं तो आपके पास ये वाली इक्वेशन के ओवर एम वाई और सी ओवर एम वाई डॉट और 1 ओवर एम पी टी, ये सिंपल इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये जो स्टेप है ये आपके पास एक स्टैंडर्ड हमारे पास मेथड है जिसको हम कहते हैं फेज वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। फेज वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, ये मैं करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि जी मैं किस तरह कन्वर्ट करता हूं एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आपके पास स्टेट स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं दो वेरिएबल्स अज्यूम करूंगा x1 और x2 बिकॉज आई हैव सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड मेथड फेज वेरिएबल फॉर्म का क्या होता है? ये दो वेरिएबल्स है मेरे पास, जो पहला x1 डॉट है, ये मेरा अजम्पशन होता है दैट इज इक्वल टू x2 एंड x2 डॉट ये मेरे पास क्या बनेगा? तो x2 डॉट मेरे पास क्या बनेगा? यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, x1 डबल डॉट, असल में x2 डॉट यहाँ पे जो बनेगा ना, वो x2 डॉट विल कम, एक मिनट, लेट मी चेंज माय मार्कर कलर, x1 डबल डॉट बनेगा। विल कम फ्रॉम हियर, x2 डॉट विल कम फ्रॉम हियर। अब वो किस तरह यहाँ पर आएगा आपके पास? मैं ये अज्यूम करता हूँ कि x ये आपके पास हो गया y2 डबल डॉट, y डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस k ओवर m y माइनस c ओवर m y डॉट प्लस 1 ओवर m pt, और pt मेरे पास ये मुझे पता है कि भाई ये ut है, तो y डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस k बाई m y माइनस c ओवर m y डॉट प्लस 1 ओवर m, और pt को मैं कह सकता हूँ ut कह सकता हूँ। मैं यहाँ तक सिंपल इसको ले आया। अच्छा ये कि ये मुझे पता है अच्छा यहाँ पर ये चीज़ मुझे गिवन होगी कि जी मेरे पास जो आउटपुट है सिस्टम का, जो आउटपुट है सिस्टम का वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसने जो आपके पास आउटपुट है, इसने एग्जाम्पल में, एक सेकंड ठहरे, स्पेसिफिकली मेंशन किया या नहीं किया? इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये चीज़ डेफिनेटली गिवन होगी कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, मतलब मैं कौन सी स्टेट है जिसको मैं आउटपुट के तौर पे ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर इसने एग्जाम्पल में अपने नहीं दिया, और यहाँ पे मुझे इससे सोल्यूशन से पता चलता है कि जी वो कहता है कि जी मेरे पास जो x1 है ना, y इज इक्वल टू x1, ये अजम्पशन है इसकी कि जी मेरे पास जो सिस्टम की स्टेट x1 है ना, वो मैं आउटपुट y ट्रीट कर रहा हूँ, और x1 मेरे पास जो है ना, यहाँ पे लेट सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, और x2 मेरे पास जो है ना इसकी वेलोसिटी हो गई, लेट सपोज, ठीक है। तो अभी y इक्वल टू x1 इसकी अजम्पशन है, इसने सवाल में मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने इसके आंसर से देखा है एग्जाम में, लेकिन ये चीज़ गिवन होगी। और आप y इक्वल टू x2 भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल, लेकिन यहाँ पे उसने ये किया। तो y इक्वल टू x1 आपके पास हो गया। तो अब यहाँ पे मैं गौर से देखूँ, y इक्वल टू और x1 डॉट इज इक्वल टू y डॉट, और आपके पास y डबल डॉट इज इक्वल टू व्हाट? मेरे पास x1 डबल डॉट, सही है। अब मेरे पास मेरी इक्वेशन में कहीं भी डबल डॉट नहीं आता है, मेरे पास सिंगल डॉट आता है। तो ये मुझे पता है कि x1 डॉट मेरे पास ये क्या चीज है? x1 डॉट मेरे पास x2 डॉट इज x1 डबल डॉट। ये बात सही है? समझ में आई आप लोगों के? ये मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे, विच इज जी समझ आ गई। ये सिंपल, मैं यहाँ सब इसको लिख देता हूँ ताकि ये कि बाद में नोट्स आपके पास होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। और x1 डबल डॉट आपके पास इज इक्वल टू x2 डॉट, तो ये सारे मेरे अजम्पशंस हैं, ठीक है, ये सब मेरे अजम्पशंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये आपके पास फेज वेरिएबल मेथड है, दिस इज फेज वेरिएबल मेथड। फेज वेरिएबल मेथड के अंदर मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल स्टेट स्पेस के अंदर। उसके अंदर पहली अजम्पशन मेरे पास, दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन कि जी x1 डॉट इज इक्वल टू x2, और दूसरी अजम्पशन मेरे पास होती है कि x2 डॉट इज इक्वल टू समथिंग, मतलब ये क्योंकि सेकंड ऑर्डर, तो यहाँ पे असल में मैं इसको फिल करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू फिल दिस थिंग। अच्छा ये सारी की सारी जो मैं फिल करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास जो है वो मैंने यहाँ पर ये लिख दी, डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डॉट इस तरह करके लिख दिया। अच्छा y डबल डॉट मैं गौर से अगर देखूं कि y डबल डॉट मेरे पास जब मैंने अजम्पशन में सॉल्व किया, y डबल डॉट इज इक्वल टू x2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज x2 डॉट, दिस कम्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस फैक्ट x2 डॉट इज इक्वल टू y डबल डॉट। ये बात बस सर्कुलर आर्ग्यूमेंट लगता है उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो पहली दफा स्टेट स्पेस को देख रहे हो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ये क्या प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। हमारा सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है कि स्टेट स्पेस के अंदर कि x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu जब हम स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट पर डेरिवेटिव्स आने चाहिए और राइट पर डेरिवेटिव नहीं आ सकता, बस ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो x2 डॉट हमारे पास, x2 डॉट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे गौर से आप देखें इसको, x2 डॉट मेरे पास
माइनस के बाय एम, ये y मेरे पास आ गया, माइनस सी बाय एम। अच्छा ये y को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, y मेरे पास बराबर है x1 x1 के। ये आई एम नॉट श्योर, ठीक है। अच्छा मैं असर से पहले कम से कम ये मैं कंप्लीट कर दूं। दिस इज x1 c बाय एम, y डॉट मेरे पास क्या चीज है, y डॉट मेरे पास x1 डॉट। अच्छा मैं असल में मैं दोबारा ये बात बार बार रिपीट करता हूँ कि राइट पे जो है ना आपके पास डेरिवेटिव नहीं आ सकते। मैं यहाँ लिख देता हूँ x2 होगा। x2 होगा ऑन द राइट। I cannot have the derivatives on the right। अंडरग्रेड के अंदर ये पूरा 2 घंटे का लेक्चर होता है जिसके अंदर मैं ये बता रहा होता हूँ। बहरहाल ये कि आप लोगों को मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये कि कम से कम एक रिवीजन है, इसको बैठ के खुद सॉल्व करना ये एक बहुत डिटेल चीज होती है। बहरहाल ये कि आपके पास y डॉट किसके बराबर है, y डॉट को बहुत गौर से सोचो ना तुम लोग, तो ये किसके बराबर होगा, y डॉट x2 के बराबर होगा, x2 के x2 के बराबर है प्लस 1 ओवर m ut। मैं उन लोगों से आई एम रियली वेरी सॉरी जो बिल्कुल अभी इसको नहीं समझ पा रहे। आप लोग एक काम कीजिएगा कि इसको खुद सॉल्व करके फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, और जिनको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अंडरग्रेड में पढ़ा हुआ है। नाउ आई फॉर्म द x1 डॉट एंड x2 डॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स को लिखना शुरू करता हूँ, x1 x2 प्लस ut आपके पास जो इनपुट है। x1 डॉट मेरे पास किसके बराबर है, x1 डॉट की इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें, x1 डॉट की इक्वेशन मेरे पास ये लिखी हुई है, दिस इज 0x1 प्लस 1x2 प्लस 0 ut। और मेरे पास जो x2 डॉट की इक्वेशन है वो आपके पास बनी, x2 डॉट की क्या इक्वेशन बनी, माइनस के बाय एम x1 माइनस सी बाय एम और 1 ओवर एम ut। और मेरे पास जो आउटपुट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू समथिंग x1 x2, तो यहाँ पे मेरे पास बना y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 x1 एंड 0। ये मेरे पास यहाँ से आया अजम्पशन से। ये सब मैंने डिटेल में हाथ से सॉल्व इसलिए कर दिया ताकि नोट्स में रहे और आप लोग जब देखें तो बैठ के इसको, आपको आधा घंटा लगेगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा। बट आई हैव दिस मॉडल, और ये मेरे पास जो इसने ड्राइव किया था, इसने डायरेक्ट लिख दिया था, मैंने इसलिए ड्राइव कर दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे इसके अंदर। तो आई हैव ड्राइव दिस थिंग एंड दिस थिंग। अभी हम असर के बाद आगे देखते हैं कि इसका फायदा क्या है। हम सोल्यूशंस बनाते हैं। सोल्यूशंस क्या बनाते हैं कि जी लेट सपोज अगर मुझे कोई यू गिवन है, तो ये कि मेरे पास स्टेट्स की क्या वैल्यू होगी आफ्टर सर्टेन टाइम, मुझे इसको स्टडी करना है। मतलब ये कि अगर मैं इस सिस्टम को परटर्ब करता हूँ, अगर मैं इसको और से देखूँ, अगर मैं पीटी आपको कहता हूँ अभी, तो फॉर एग्जांपल पीटी को मैं कहता हूँ 0 है कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन असाइनमेंट में मैटलैब में जब आप इसको पूरा बना लेंगे तो पी2 इफ यू अप्लाई अ साइनोसॉइडल फोर्स और इफ यू अप्लाई अ रैम्प, और इफ यू अप्लाई अ स्टेप इनपुट, तो क्या होगा इस पूरे सिस्टम के साथ, स्टेट्स के साथ क्या होगा, तो ये पूरा आप एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस मैथ्स। ये भी आगे हम असर के बाद सॉल्व करते हैं। और असल मसला ये कि हम यहाँ पर आकर वी डेवलप दिस थिंग, ये आपके पास जो है ना ये पूरी डिटेल्स आपको बता रहा होता है कि जी व्हाट विल हैपन विद ऑल द स्टेट्स, और इसको हम फिर प्लॉट करते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जो कंफ्यूजन है ना बहुत, अभी हम ब्रेक लेते हैं नमाज का, आप लोग व्हाट्सएप पे लिख दें या चैट पे लिख दें जो भी बात अभी तक आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, नहीं क्लियर हो रही है। मैं हर एक को सर जी सर आप एग्जैक्ट बता दें आप किस टाइम पे आएंगे, क्योंकि सर यहाँ लाइट नहीं है, तो मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ, फिर मैं उसी टाइम पे ऑन करूंगा जब आप मैं आएंगे। 5:15 से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि ये कि 5 ओके बजे सर। नमाज है, मुझे आते आते जो है ना मैं मस्जिद जाता हूँ, वापस आता हूँ, तो मुझे 5:15 हो जाएंगे। ठीक है सर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे उस वक्त। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। बस हम शुरू करते हैं। 1 मिनट आप में से है कोई, शायद 1 सेकंड है, मैं चैट विंडो पे देख लूं किसी ने लिखा है। 1 मिनट, नहीं सन्नान ने शायद कोई गलती से टाइप हो गया, कोई चीज़, कोई खास चीज़ नहीं है। जी सर, जी गलती से हाँ, नहीं कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस मैं, अच्छा रिकॉर्डिंग में सबसे ऑन हो गई है, ठीक है, क्योंकि आप में किसी ने लिखा था रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अच्छा ये है कि हमने क्योंकि अभी ब्रेक के बाद शुरू की है, तो आप लोग मुझे बता दो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल क्लियर इसमें नहीं हो रही है, मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो ये कि वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 सेकंड ठहरिए, 1 सेकंड ठहरे, एक
जी जी, इसमें अच्छा मैं वही आपसे पूछा, अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, वरना बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि ये आपके पास मॉडल किस तरह डिराइव हुआ है। अब इसके बाद हम इसका एनालिसिस, अब एनालिसिस हमें ये देखना है कि जी सर्टेन इनपुट्स पे इसका क्या बिहेवियर होता है। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले इसको नहीं पढ़ा हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब हमारे पास वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर सारी पोल्स की इंफॉर्मेशन होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ताकि ये नोट्स में बात रहे। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब ये कि उसमें पोल्स की इंफॉर्मेशन होती है, पोल्स इंफॉर्मेशन, या फिर आपके पास जो है ना उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जी पोल्स एंड आइगन वैल्यूज आर द सेम थिंग। तो आइगन वैल्यूज की इंफॉर्मेशन होती है और इससे फिर हम बहुत चीजें ड्राइव कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले अगर अब लेक्चर्स में देखें कि आइगन वैल्यूज से फिर हम सिस्टम के सारे बिहेवियर्स जो हमने पिछली दफा वो डिटेल में पढ़े थे हम वो डिराइव कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है तो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर आपके पास एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो आपके पास बेसिकली ds जो डिनोमिनेटर होता है इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन है कि ये होती क्या है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम मैट्रिक्स में कैसे निकाल सकते हैं, मतलब मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन में तो डिनोमिनेटर होता है, लेकिन अगर मेरे पास ये गिवन है, लेट्स सपोज मेरे पास x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu है और y इज इक्वल टू cx प्लस du, तो ये कि यहाँ पर जो ये पोल्स की इंफॉर्मेशन है या ये, तो इट इज ऑल इन द ए मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स से इंफॉर्मेशन निकालते कैसे हैं, ठीक है, नॉर्मल आइगन वैल्यू जैसे आप कंप्यूट करते हैं हम उस तरह भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप ये मेथड देख लें, ये वही मेथड है। अच्छा, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर कि जी सिंस x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y डॉट। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको पैरामीटर्स की वैल्यू बताता हूँ ताकि आप समझें बात को। ये y1 जो है ना डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक की, और y डॉट आपके पास जो है ना y डॉट आपके पास वेलोसिटी हो गई। तो x1 बेसिकली आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि शायद ये जो है ना गलती से कुछ बटन प्रेस हुआ है और ये पूरी विंडो बंद हो गई है। तो ये मेरे पास x1 is the displacement of the block, ताकि आप लोग उसको कम से कम फिगर से रिलेट भी कर सकें। और x2 आपके पास जो है दिस इज द वेलोसिटी, और वो कहता है x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका क्या मतलब बनता है, आप में से कौन आदमी बताएगा? ये इनिशियल कंडीशंस है ना इसकी, इनिशियल कंडीशंस है। ठीक है बिलाल, एक सेकंड ठहरो। अक्सा आप बैठी हुई हैं क्या? अच्छा, या फिर ताहिर? हाँ सही, एक मिनट। हाँ मतलब ये कि अक्सर आप हैं, तो ये क्या चीज़ है, आप बता सकती हैं कि x1 0 1 है और x2 0 आपके पास 0 है, इसका क्या कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पे इस डायग्राम के लिहाज से? डिस्प्लेसमेंट हमारी 1 पे आई है। ठीक है, ब्लॉक हमारे पास जो इनिशियली है मतलब वो 1 पर मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट उसका 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, और हमारे पास वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि जी इंसर्टिंग द वैल्यूज ऑफ द सिस्टम पैरामीटर्स इनटू इक्वेशन 8.53। सबसे पहले हम इसका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालते हैं। वी कंप्यूट SI माइनस ए जो आपके पास है, ये SI माइनस ए, इसके यहाँ पर SI माइनस ए इसका, इससे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बनाते हैं और इसी से आगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी बनेगा। तो आई मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डायमेंशन वही होता है जो ए का है, क्योंकि यहाँ पर ए का डायमेंशन 2x2 है, तो आई की भी आपके पास 2x2 होगा। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन बनेगी ये आपके पास है S और आपके पास 1 0 0 1 और माइनस और ए की आपके पास वैल्यूज है। तो आपके पास हो गया S 0 0 S माइनस, और ये आपके पास A हो गया, एंड यू गेट दिस मैट्रिक्स। S माइनस 0 आपके पास S हो गया, और 0 माइनस 1 आपके -1 हो गया, और 0 माइनस -2 आपके +2 हो गया, और S माइनस -3 आ गया, S+3 हो गया। यू गेट दिस थिंग। इसका जब मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ, द मॉड द डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस ए विल गिव मी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका इसका मॉड कैसे मैं लूंगा, इसका डिटर्मिनेंट? इसका डिटर्मिनेंट आपके पास हो गया S2 -1 और S+3। सर ये ए जो है ये मास और के और उसकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास आया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पास जो ए था 0 ओवर -k/m 1 और -c/m, तो ए स्प्रिंग मास कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, और सी आपके पास डैम्पर का हो गया, और एम आपके मास की वैल्यूज हो गई। तो यू गेट दिस थिंग। इससे बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जी अगर आपके पास मैं सिस्टम पैरामीटर्स चेंज करूंगा तो मेरे पोल्स की लोकेशन भी चेंज होती है, आइगन वैल्यूज भी चेंज होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो गया ऐसा, ये डिटर्मिनेंट हो गया। इस डिटर्मिनेंट को
आपने सॉल्व किया s प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 और यू गेट s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ये इक्वेशन बनी आपके पास, इसके आपने रूट्स निकाले, यू गेट दीज टू रूट्स, तो दे आर द पोल्स ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मैं अभी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत डिटेल फिर चली जाएगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं ये उससे इसको कंपेयर किया है। मैं अगर क्विकली बिल्कुल लिख दूं, आपके पास स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम आपके पास होता है स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, मेरे पास होता है ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास सर इसमें जीटा वो डैम्पर कोएफिशिएंट ये वही एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। आपके पास यहाँ पर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई और ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, ये डैम्पिंग रेशियो है। ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो ये कि इसने बस उससे कंपेयर इस वजह से क्योंकि मैं भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो इसने इन दोनों को कंपेयर किया है। कंपेयर करने का मतलब आपके पास ये हो गया, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो ये चीज इक्वेशन आपके पास हो गई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, तो आपके पास ये बन गया एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 और ये भी 2। लेट सपोज मैं उसको मतलब ये है कि बैलेंस आउट कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको कहता हूँ कि जी जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 3, मेरे पास असल में ये जो आपके पास है 2 जीटा ओमेगा एन, ये आपके पास 2 जीटा ओमेगा क्या आएगा ना, ये 2 जीटा ओमेगा एन 3 के बराबर हो गया जी, जी। और आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर आपके पास 2 के बराबर हो गया। तो ये दो इक्वेशन मैं यहाँ से ड्राइव करता हूँ, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है सब कुछ है, ये अभी इसका मैं आपको नहीं इतने डिटेल में बता सकता। तो बहरहाल ये कि यहाँ से यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, यू गेट द वैल्यू ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन, और आपके पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू उसने यहाँ पर ये कंप्यूट कर ली। यहाँ पे उसने कि जी जीटा ओमेगा एन 1.414 रेडियन पर सेकंड है और जीटा 1.061 है। तो ये कि आपके पास ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम बनेगा, लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं करते। हमारा ज्यादा कंसर्न ये है कि जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं और आगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के ये सिस्टम्स इवॉल्व किस तरह कर रहे हैं। नाउ जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, मतलब पहला पार्ट तो हमारे पास ये था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बना हुआ हमने बना ली, इसकी पोल्स हमने की वैल्यू निकाल ली, और पोल्स हमारे पास दोनों जो है ना वो रियल आए हैं और आपके पास डिस्टिंक्ट आए हैं। मतलब ये पोल्स है -1 और -2, यानी ये दो आइगन वैल्यूज हैं। अगर आप पिछले नोट्स में जाएं तो वहां पे भी आप अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर पिछले मतलब लेक्चर्स के अंदर के जो मैंने बात आपको समझाई थी कि जी अगर आपके पास लेट मी गो एट दिस फिगर कि जी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन बन रही है, अगर आप गौर से समझें कि यहाँ पर ये है कि λ1 इज लेस देन λ2 इज लेस देन 0, तो मेरे पास ये कंडीशन अभी बनी है, ये जो मैंने अभी सिस्टम सॉल्व किया। इसका मतलब है कि मेरी स्टेट ट्रेजेक्टरीज जो है ना वो आपके सारी कन्वर्ज करेंगी। मतलब अगर वो किसी भी इनिशियल कंडीशन से मैं शुरू करूंगा तो आई विल मूव टुवर्ड्स द 0 पॉइंट, अगर मैं किसी भी पॉइंट से शुरू करूंगा आई विल मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये x1 हो गया आपके पास, ये x2 हो गया, मतलब ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये मेरे पास वेलोसिटी हो गई, और ये मेरे पास ये ग्राफ मुझे किसी तरह प्रोड्यूस करना है। हाउ आई कैन प्रोड्यूस दिस ग्राफ? तो उसका पहला स्टेप मैंने देखा है कि ये पहले स्टेप के जी दो आइगन वैल्यूज हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं और दोनों नेगेटिव है, तो सिस्टम मेरा स्टेबल है। ठीक है, मैं यहाँ तक बात अभी मैंने यहाँ तक सिर्फ कंप्लीट की है। अच्छा हम आगे चलते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट कि जी मुझे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहता है कि जी यू कंप्यूट द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाई एस और फाई टी। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है हम फिर इस पे बात करेंगे। तो ये मेरे पास हो गया द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये स्टैंडर्ड आपके पास जो आपने अपने जो है ना मतलब इंटर के अंदर ए लेवल्स में पढ़ी होगी कि ए इनवर्स आप कैसे निकाल सकते हैं, जॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, देयर आर मेनी मेथड्स टू कंप्यूट द इनवर्स। अच्छा फाई एस एस आई माइनस ए माइनस इनवर्स होता है। फाई एस आपके पास ये होता है, ये हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। फाई एस आपके पास ये चीज है, और मैं दोबारा यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, फाई टी द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज लेप्लास इनवर्स ऑफ फाई एस। बस ये ध्यान में रखिएगा, ये यू शुड बी नोइंग दिस थिंग। और आपके पास ये बात भी पहले गुजर चुकी है कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपके पास EAT के बराबर होता है, और ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या वो हम भी देखेंगे। अच्छा यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आपके पास इनवर्स कंप्यूट करने का मेथड्स है, आप किसी मेथड से भी निकालना चाहें, ये माइनस निकाले, ये उसने कोफैक्टर्स निकाले, और उसके बाद आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, और आपके पास ये कि आई कंप्यूट द इनवर्स।
ये सारे स्टेप्स मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि ये सारी इंटर की मैथ्स है, ये कोई ऐसी मैथ्स नहीं है जो इसके अंदर में बहुत ज्यादा कि सिंपल मतलब ये एडजॉइंट उसका निकाला और अगर ये 3x3 होता है तो ज्यादा मसला होता है उसके अंदर। बट आई गॉट दिस मैट्रिक्स phi s is this one, ठीक है, दिस इज si minus a inverse, si minus a inverse, और si minus a मेरे पास क्या था, ये पहले गुजर चुका है, si minus a मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से मैंने इनवर्स कंप्यूट किया। आप मैटलैब में भी कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सिंबॉलिक मैथ्स को यूज करते हुए मेरे पास ये मैट्रिक्स आया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, इफ आई, अच्छा यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने सिंपल, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर उसने ब्रेक किया इसको, दिस इज पार्शियल फ्रैक्शंस। ये पार्शियल फ्रैक्शन में क्यों किया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेथड है कि जब भी आप मतलब ये कि एस डोमेन से आप टी टाइम डोमेन में वापस जा रहे होते हैं, जब आप लेप्लास इनवर्स ले रहे होते हैं, यू ऑलवेज डू द पार्शियल फ्रैक्शंस, यू ऑलवेज टेक द पार्शियल फ्रैक्शंस, उसके बाद लेप्लास इनवर्स अप्लाई करना बहुत आसान होता है, एंड देन यू गो बैक इनटू टाइम डोमेन। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है लेप्लास इनवर्स का। तो ये कि यहाँ पे मेरे पास phi s है, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक किया। अच्छा ये कि क्योंकि अगर मैटलैब अवेलेबल होगा एग्जाम के अंदर, अंडर ग्रेड में तो हम पूरी डिटेल इसको बताते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की, और बहुत लोगों ने इसको इंटर में भी किया हुआ होता है। तो यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं हर एक के। अगर आपको क्लियर नहीं है आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ लें अभी कि ये स्टेप कैसे हुआ। ठीक है, मतलब आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेगा बीच में, आई गेट दिस। और मैटलैब से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जब मेरे पास ये आता है उसके बाद मैं इस पे लेप्लास टेबल को देख के उस पे लेप्लास इनवर्स अप्लाई करता हूँ। अब जैसे 2/s+1 है, 2/s+1 मेरे पास है, इसका मैं अलग लेप्लास लूंगा और 1/s+2 का अलग लेप्लास लूंगा, 1/s+1 का अलग लूंगा, 1/s+2 का अलग लूंगा, हर एक का लेप्लास इनवर्स मैं अलग कंप्यूट करूंगा। आई टेक द लेप्लास इनवर्स एंड देन आई कंप्यूट phi t, फिर मैं phi t कंप्यूट करूंगा। तो मेरे पास ये phi t आया, इसने डायरेक्ट यहाँ पे phi t लिख दिया, जो मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया। phi s आपके पास जो है ना वो 2x2 मैट्रिक्स है, तो आपके पास phi t is also a 2x2 मैट्रिक्स, phi t is also a 2x2 मैट्रिक्स, ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स आ गया। अब यहां पर आप में से मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज दिस इक्वेशन, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एक सेकंड ठहरिए मैं पूछता हूँ, पता नहीं इनसे क्या नाम है, आजान आपने अभी ज्वाइन किया, आपको तो अंदाजा शायद नहीं। वैसे मैं एक जवाब दे सकता हूँ इसका, क्या चीज जवाब दे सकता हूँ, मुझे नेचुरल रिस्पांस लगता है ये नेचुरल रिस्पांस है। गुड, ठीक है, ये आगे नेचुरल रिस्पांस है, ठीक है। अब नेचुरल रिस्पांस के अंदर ये देखें, यहाँ पे दी ज्यादा इनिशियल कंडीशंस, मेरी इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाएगी, मेरा क्या बोलते हैं रिस्पांस चेंज हो जाएगा, नेचुरल रिस्पांस चेंज हो जाएगा। मेरी इनिशियल कंडीशंस, आई इंसर्ट द इनिशियल कंडीशंस की डिस्प्लेसमेंट मेरी 1 थी और वेलोसिटी मेरी 0 थी, दिस इज phi t मेरा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, आई गेट दीज 2 इक्वेशंस, ये मेरे पास इक्वेशंस बनी, दीज x1t और x2t की। ये इक्वेशंस का मतलब क्या बनता है, ये इक्वेशंस का मतलब ये बनता है कि जी as t इंक्रीजेस मेरा x1 और x2 का क्या बिहेवियर रहेगा वो यहां से मुझे पता चलेगा। अगर मेरे पास यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे 10 स्टेट्स होती, आई हैव 10 स्टेट्स, तो मेरे पास यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इतना बड़ा बनता और मैं यहाँ पे x1 से लेके x10 तक मेरे पास यहाँ पे क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस आते, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस, या मेरे पास एनालिटिकल सॉल्यूशंस आते, एक ही बात है। तो मेरे पास सॉल्यूशंस आते हैं सारी स्टेट्स के। नाउ आई कैन प्लॉट दिस और आई कैन एनालाइज द सिस्टम। जब मैंने x1 और x2 को प्लॉट किया तो इसको मुझे समझना है कि ये क्या चीज है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द टाइम रिस्पांस ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स दैट इज द पोजीशन एंड वेलोसिटी टुगेदर विद द स्टेट ट्रैजेक्टरी इज गिवन नेक्स्ट। इसको मुझे समझना है कि जी मेरे पास जो सिस्टम मेरे पास था, जब मैंने उसको पर्टर्ब किया तो मेरे पास ये क्या, ये ग्राफ कौन सा है, कौन मुझे बताएगा क्या हो रहा है मेरे पास, व्हाट हैपेंस, ये क्या हो रहा है, एस टी गोस टू डाई आउट हो रहा है, रिस्पांस डाई आउट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल फिजिकल सिस्टम के साथ मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास बॉडी जो थी उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 1 और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिस्प्लेसमेंट कम होते वो क्या हुआ, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गया, वो बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो इस डायग्राम को अगर आप गौर से समझें कि जी मेरे पास इनिशियली जब मैंने इसको अपना पूरा कैलकुलेशन शुरू की थी तो मेरे पास ये डिस्प्लेस था या नहीं था, क्या ख्याल है आप लोगों का?
बिल्कुल डिस्प्लेस था सर। ये डिस्प्लेस था, मतलब अगर मैं इसी डायग्राम पे थोड़ा सा इसको बना दूं, असल में जो मास था ना उसकी ओरिजिनल पोजीशन, लेट मी ड्रॉ हियर अ न्यू डायग्राम। ये मेरे पास डैम्पर हो गया और ये मेरे पास स्प्रिंग हो गया और मेरे पास ओरिजिनल पोजीशन मास की ये है। मैंने क्या किया था, जब मैंने अपने सिस्टम को एनालाइज करना शुरू किया, मैंने सिस्टम को थोड़ा सा जो है ना, मतलब ये कि उसको पर्टर्ब कर दिया था। मतलब ये मेरा पिस्टन हो गया, ये मेरा स्प्रिंग हो गया और आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन, दिस इज 1 मीटर, तो दैट्स व्हाई x10 इज 1 और x20 was 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मेरा जो ब्लॉक था दैट वाज एट रेस्ट। बात समझ में आई आप लोगों को? तो जब मैंने इसको, क्योंकि फोर्स मैंने कोई अप्लाई नहीं की, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब थोड़ा टाइम गुजरा तो आपके पास दिस मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये ग्राफ जो आपके पास है, ये ग्राफ क्या है आपके पास? ये ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि जी मेरे पास ओरिजिनल जो सिस्टम था वो यहां से शुरू हुआ, मूव करते करते 0 पर आ गया। दिस जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये मेरे पास जो था, ये मेरे पास उसकी इनिशियल कंडीशन थी x10 की। x10 इज दिस पॉइंट। बात समझ में आई है कुछ? जी सर, आ रही है समझ में। जी सर। अल्लाह करे आप लोगों में अक्सर कोई बात समझ में। व्हाट हैपेंस यस सर, आ गई। व्हाट हैपेंस विद द वेलोसिटी, उसके ग्राफ को देखो। ये ग्राफ मैंने कहां से प्लॉट किया? ये कोई मैं आसमान से प्लॉट नहीं कर सकता। एक आदमी मुझे बोले हाँ ऐसा होगा कि थोड़ी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी, कोई आदमी तुक्का नहीं मार सकता। I have this perfect equation. This equation tells me the exact behavior of the block. What happens? क्या होगा अगर मेरे सिस्टम के पैरामीटर्स ये हैं? मतलब ये है कि मतलब आपके पास अगर मेरे पास मास की ये वैल्यू है, के की ये वैल्यू है और सी की ये वैल्यू है, तो वेलोसिटी का मेरे पास ग्राफ जो बनेगा वो ये बनेगा। अब इसको समझो दूसरे वाले ग्राफ को। वो कहता है आपके पास वेलोसिटी विल increase, it will go to a certain negative value, let's suppose negative 0.5, then it will start to decelerate और फिर आगे बाद दोबारा 0 पे चली जाएगी। मतलब ओरिजिनली आगे बाद वेलोसिटी उसकी बिल्कुल 0 थी, जब आपने मास को छोड़ दिया उस पॉइंट से तो आगे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, और ये एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा। उसके बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो इट विल बी ऑल 0। तो वो बहुत यहां पे जब वो वापस अपना रीच करेगा, जब वो यहाँ पे रीच कर रहा होगा, पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, बीच में वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी और जब आखिर में पहुंचेगा वेलोसिटी दोबारा इसकी 0 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये पूरे सिमुलेशन का बता रहा है। तो दिस इज द वे हाउ मैटलैब या सिमुलिंक या LabVIEW या कोई भी आगे पास जो, जैसे हम रोबोटिक्स में VREP यूज करते हैं, गजीबो यूज करते हैं, ये सारे जो इंजन्स हैं इनके पीछे जो सिमुलेशन चल रही होती है उसके पीछे मैथ्स होती है। वो ये वाली मैथ्स है सारी की सारी। चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लें, इट सॉल्व्स द सिस्टम लाइक दिस। ठीक है, आई होप ये कुछ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आपने एंजॉय भी किया होगा। नाउ हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस? ये आपके पास क्या चीज है? ये ग्राफ पहले बहुत दफा आप देख चुके हैं। ये जो इस लेक्चर में ये जो ग्राफ है ना आपके पास, ये जो आपके पास, जिसको मैंने बार बार कहा था मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये आपके पास इसका मतलब क्या बनता है कि जी अगर आपने इस इनिशियल पोजीशन से, इस इनिशियल कंडीशन से शुरू किया था, ये इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या कह रही है कि जी आपके पास x1 की वैल्यू ये हो गई, x1 की वैल्यू लेट्स सपोज 0.5 है और x2 की वैल्यू आपके पास है 1, 0.5 डिस्प्लेसमेंट थी, 1 वेलोसिटी थी। तो सिस्टम यूं करके जो है ना वो मूव करेगा टुवर्ड्स द 0 पोजीशन। ये वाला ग्राफ मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं? इट इज दिस ग्राफ। ये ग्राफ कैसे है? इसके अंदर आप गौर से देखें, इसके अंदर t जो है ना वो इम्प्लिसिट पैरामीटर है। आई राइट हियर, यहाँ t जो टाइम है वो एक्सप्लिसिट पैरामीटर है। एक्सप्लिसिट का मतलब कौन बताएगा आप में से? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि एक्सप्लिसिटली यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे टाइम, मतलब मुझे किसी भी वैल्यू ऑफ टाइम पर अगर मुझे वैल्यूज मालूम करनी है डिस्प्लेसमेंट की या वेलोसिटी की, मैं मालूम कर सकता हूँ। एक्सप्लिसिट ये मतलब है। इम्प्लिसिट मतलब यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट पे मैं मालूम करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली नहीं देख सकता ग्राफ से। यहाँ पे x एक्सिस पे x1t है और ये x2t है आपके पास। यहाँ पे मतलब ये कि जी मेरा जो इनिशियल कंडीशन थी वो ये थी। वो ये कैसे थी? x1 की वैल्यू मेरे पास 0 है, दिस इज 0, और आपके एक मिनट, x1 की वैल्यू आपके पास 1 थी, वो यहाँ पे मौजूद है, और x2 की वैल्यू आपके पास 0 है।
मैं यहाँ से शुरू किया और मेरा सिस्टम यहाँ पे मूव करते 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 क्योंकि स्टेबल था, तो इट विल मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट. दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये आपको समझ में आया कि आपके पास ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपके पास है, इसके अंदर टी इम्प्लिसिट है, इसके अंदर टी अवेलेबल नहीं है. लेकिन ये आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं? यू कैन प्लॉट इट फ्रॉम हेयर कि जी फॉर डिफरेंट टाइम्स, मतलब आपके पास जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम है, मतलब मैं अगर बहुत बेसिक प्लॉटिंग की बात बताऊं आपको कि जी, तो आपने देखा कि टाइम t इज इक्वल टू 1 पर आपके पास क्या वैल्यू है? 1 2 3, मैं 3 वैल्यूज बताऊं, 4 लेट सपोज. तो जी आपके पास x1 की क्या वैल्यू थी और आपने x2 की वैल्यू लिखी, तो आपके पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. ये 4 आपके पास टाइम्स हैं. इस पे आपने x1 की वैल्यू भी लिख दी और आपने x2 की वैल्यू भी लिख दी. फिर इन दोनों को आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. यू गेट दिस ग्राफ. बात समझ में आई आप लोगों को? इसमें सर, तो ये पहले वाले ग्राफ में आ गई. क्या चीज? सर पहले वाले ग्राफ में भी तो हमने यही वैल्यूज प्लॉट करी है. नहीं, मैं कह रहा हूँ विजुअलाइजेशन का डिफरेंस है. दोनों एक ही बातें बता रहे हैं, दोनों एक ही बातें बता रहे हैं, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. इसके अंदर आपको टाइम की ट्रैजेक्टरी बता रहा है. यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये स्टेट स्पेस की, ये स्टेट्स की ट्रैजेक्टरी है. व्हाट हैपेंस विद द स्टेट्स. तो यहाँ पे जो ग्राफ, ये वाला सेकंड वाला ग्राफ है ना, अगर आप इसको प्रोड्यूस करें ना for different initial condition, let's suppose for this initial condition it will go something like this, for this initial condition it will go like this, for this initial condition it will go like this. वो ये मतलब है यहाँ पर कि जी आप किसी भी इनिशियल कंडीशन से शुरू करेंगे ना, you will always die into the equilibrium. जब आपके पास ये x1 आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया और x2 आपके पास वेलोसिटी हो गई, तो ये ग्राफ आपको ये बता रहा होता है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल दोनों किस तरह चेंज होंगे कि आपके पास उनका ग्राफ अल्टीमेटली इट विल डाई इनटू द इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहां पे तो आपके पास ये बता रहा होता है कि जी विद टाइम कि किस वैल्यू ऑफ टाइम पर आपके पास एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है, एग्जैक्ट वेलोसिटी की क्या वैल्यू है. जैसे देखो इस ग्राफ के अंदर, ग्रीन वाले ग्राफ के अंदर मैंने देख के बता दिया कि पहले वेलोसिटी 0 होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी. यहां से देख के मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता ये बात, लेकिन यहां से देख के मैं बता सकता हूं कि भाई डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस पे हमेशा मैं ओरिजिन की तरफ डाई कर रहा हूं. बात समझ में आई? तो ये दो अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं एक ही इंफॉर्मेशन की. मैं यहाँ रुक जाता हूं. अगर आपको कोई बात यहाँ पे और पूछनी है तो आप पूछ लें, फिर हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं. आपको कोई चैट विंडो में कोई बात लिखनी है या व्हाट्सएप पे कोई चीज लिखनी है तो आप उस पर लिख दें, तो मैं व्हाट्सएप पे देख के आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ. यहाँ पे जैसा भी आसान हो. बेसिकली है तो ये वही चीज, बट इसको रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीके से किया है हमने. मतलब उसमें असल में ये जो ग्राफ्स है ना, अभी मैं असल में मैं आजकल बिजी बहुत सारा चल रहा हूँ, वरना मैं असाइनमेंट आपको देता. ये ग्राफ्स आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसके अंदर टी इम्प्लिसिट है, इसके अंदर टी एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये ग्राफ्स आप यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं. ये ग्राफ्स है जिसके अंदर सर टाइम नहीं है दूसरे वाले में. क्या चीज? ये दूसरे वाले में सर टाइम नहीं है, टाइम इम्प्लिसिट जो है. वो मैं लिख चुका हूँ बहुत. बस ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जी जितनी भी स्टेट्स है मेरे पास, मैं ओवरऑल स्टेट की पिक्चर देख सकता हूँ इस सेकंड वाले डायग्राम से. अच्छा हम आगे मूव करते हैं. ये वाली सारी बात जो है ना, ये तो एक कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिहाज से मैंने पूरी आपको समझा दी कि जी आपका जो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है उसके अंदर आप मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से आप स्टेट स्पेस कैसे बनाएंगे, और स्टेट स्पेस पे फिर आपके पास अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आप इनपुट अप्लाई करके और फिर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे. ठीक है. अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस ग्राफ के अंदर भी इसमें इनपुट्स नहीं इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे इनपुट्स नहीं होती हैं. इसी तरह यहाँ पे इनपुट्स, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे इनपुट 0 है, यहाँ पर इनपुट 0 है. ये बात बस ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर इनपुट जो थी जब 0 थी तब हमने ये वाला ग्राफ बनाया था. ये u बिल्कुल हमारे पास 0 था. अगर हमारे पास u नॉन 0 हो जाता है देन यू हैव टू सॉल्व टू डिफरेंट थिंग्स. मतलब आप उसका फ्री रिस्पॉन्स भी निकालना है, फोर्स रिस्पॉन्स भी निकालना है. वो भी आगे एग्जाम्पल आएंगे या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज वो नहीं है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्री रिस्पॉन्स था इसका. अगर फोर्स रिस्पॉन्स इसका होता तो आपके पास यहाँ पर एक प्लस करके पूरा कंपोनेंट आ रहा होता फोर्स रिस्पॉन्स वाला, जिसके अंदर u की वैल्यूज भी होती. तो फ्री में u की वैल्यू 0 लेते हैं. दोबारा पूछिए. सर फ्री रिस्पॉन्स के अंदर u मतलब प्रेजेंट नहीं होता. हाँ, फ्री रिस्पॉन्स में तो 0 है, लेकिन देखो यहाँ पे स्पेसिफिक केस के अंदर इस प्रॉब्लम में अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए उसने u को वैसे भी 0 अज्यूम किया है. उसने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही उसको 0 अज्यूम कर लिया है. लेट मी गो बैक.
देखो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है ये, अगर ये u नॉन जीरो होता तो हमें नॉन जीरो के साथ रख के सॉल्व करना पड़ता पूरा, ठीक है। वो आगे एग्जांपल देंगे इंशाल्लाह, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा यहाँ पर देखो u के साथ है, अब ये वाली जो है ना, लेकिन पहले हमने कंटिन्यूस टाइम सिस्टम देखा है, यहाँ पर रिमेंबर दिस इज डिस्क्रीट टाइम इक्वेशंस, ठीक है। और वो वाली रॉलिन बर्न्स की बुक है और ये एप्लेविच की बुक है, ठीक है। जो चीज जहां ज्यादा बेहतर थी मैंने इसलिए मतलब ये कि इसको ज्वाइन किया क्योंकि बाज जगह एक टॉपिक बहुत अच्छा होता है, बाज बुक्स में दूसरा टॉपिक बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लेट द टाइम इंटरवल ओवर व्हिच सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड बी t0 टू tf। यहाँ पर हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के अंदर किस तरह मैथ्स हम अप्लाई करेंगे और किस तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। लेट द टाइम इंटरवल ओवर व्हिच सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बी, वो ये है, मतलब इनिशियल टाइम फाइनल टाइम वेयर tf में अप्रोच इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा आपके पास आगे भी जा सकते हैं। द पास्ट ऑफ द सिस्टम डिटरमिन्स द इनिशियल स्टेट्स। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि जी मेरे पास जो इनिशियल स्टेट है वो सिस्टम करंटली किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था, उसके लिहाज से मैं उसकी इनिशियल कंडीशन लूंगा। मतलब अगर मैं क्विकली यहाँ ड्रॉ कर दूं कि जी मेरे पास एक सर्किट था और उसके अंदर जो है ना वो इस तरह करके और इस तरह करके जो है ना मतलब दो वेरिएबल्स थे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी v1t और i1t। तो जब मैं अपना कैलकुलेशन शुरू करता हूँ और मैं कहता हूँ जी मेरा t तो 0 ये है और मैं इसके पीछे की कैलकुलेशन को इग्नोर करता हूँ, तो मेरी इनिशियल कंडीशन ये बन जाती है, दिस इज माय इनिशियल कंडीशन। तो मैं कहता हूँ v1t v10 is let's suppose 7 and i10 is let's suppose 0.2। तो ये मतलब है यहाँ पे। तो द पास्ट ऑफ द सिस्टम डिटरमिन्स द इनिशियल स्टेट व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी नोन। हमारे पास नोन है उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब ये देन द इनपुट इज द वेक्टर सीक्वेंस। अब इनपुट हमारे पास वेक्टर सीक्वेंस है क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम की बात कर रहे हैं। वेक्टर सीक्वेंस बहुत सिंपल कि जी मेरे पास ये इनपुट है, लेट्स सपोज मेरे पास ये इनपुट है, मैं इस तरह का कोई इनपुट दे रहा हूँ, या फिर हमारे पास इनपुट मतलब इस तरह का इनपुट, डिस्क्रिटाइज्ड इनपुट, any form of this input, digital input मैं system के अंदर inject कर रहा हूँ, where the subscript t0 and tf are used to indicate the intervals but may be dropped when the context makes them clear, these limits clear। using the same notation the solution to be calculated is the sequence। अब मुझे ये sequence compute करनी है और ये sequence compute करनी है। इस sequence का मतलब क्या बना मेरे पास, what is this? This is the state trajectory जो अभी मैंने compute की है using the state transition matrix कि what happens with the states। मेरे पास एक FIR फिल्टर है, IR फिल्टर है, या कोई भी मेरे पास इमेज प्रोसेसिंग फिल्टर है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, या मेरे पास कोई कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर कोई फिल्टर है कि जी उसकी स्टेट्स का क्या बनेगा, क्या वो डाई आउट कर रही हैं या बढ़ रही हैं, क्या हो रही हैं, एंड दिस इज द आउटपुट। व्हाट हैपेंस विद द आउटपुट, इसको सॉल्व करना है मैंने। तो ये बहुत बेसिक सा डायग्राम है। वेट फॉर द इंटरप्ट, यू मेजर यू कंप्यूट द आउटपुट, यू अपडेट द स्टेट्स एंड यू मूव बैक। अगर कालमैन फिल्टर तक अल्लाह करे हम पहुंचे तो उसमें भी यही सारा कॉन्सेप्ट है। इट्स आल्सो अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो ये कि वहां पे भी हम इसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि जी यू वेट फॉर द इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब है कि जी आप इनपुट के लिए वेट करें, यू मेजर द इनपुट, कंप्यूट द आउटपुट, आउटपुट क्या है, फिर अपडेट करो स्टेट को। ये ध्यान में रखना, जब नॉर्मली हम इक्वेशन लिखते हैं हम लिखते हैं x डॉट इज इक्वल टू x प्लस बी यू एंड y इज इक्वल टू cx प्लस डी यू। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट यू कंप्यूट दिस x, फर्स्ट यू कंप्यूट द आउटपुट and then you compute the update state कि स्टेट अपडेट क्या होगा। ठीक है, ये मैं अभी समझाता हूँ ये पूरी बात। पहले आउटपुट कंप्यूट किया जाता है, फिर अपडेट किया जाता है स्टेट्स को कि करंट मेरे पास जो आउटपुट है वो करंट स्टेट पर क्या है। अच्छा, इक्वेशन 1.8 है क्योंकि दिस इज फ्रॉम एप्लेविच और ये स्लाइड 18 के अंदर गिवन है। तो स्लाइड 18 आपके पास ये है, स्लाइड 18 प्रोबेबली नॉट दिस वन। ये बुक में से आप देख लेना, कोई मसला नहीं। इक्वेशन 1.8 है, बुक मैंने शेयर की भी है उस पर, तो आप देख सकते हो, ऐसा मसला नहीं। वो यहाँ पर ये कहता है कि जी इक्वेशन 1.8 है, गिव्स अ रिकर्सिव फार्मूला फॉर सॉल्विंग द स्टेट सीक्वेंस x t t नॉट tf दैट इज। अच्छा, इस नोटेशन से आप कंफ्यूज मत होना, ये आपके पास सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है। इसके अंदर आपके पास क्या है कि जी यू कंप्यूट द आउटपुट y t नॉट। और अच्छा, ये g और f के फॉर्म में जो इसने लिखा हुआ है ना, ये जनरलाइज लिखा हुआ है, ये लीनियर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, LTI सिस्टम के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। अभी हम अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो LTI की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अगर ये LTI में लिखा होता ना तो ये इस तरह करके लिखा होता, y t नॉट इज इक्वल टू, मतलब ये कि मैं इसको c और d की फॉर्म में लिख देता हूं ताकि वो चीज जो है ना c x नॉट प्लस d u t नॉट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो बात कर रहा है जेनेरिक सिस्टम की, इसलिए उसने जो है ना ये g यूज किया और f यूज किया है।
हम आगे इस एग्जाम्पल को देखेंगे, मतलब ये कि लीनियर सिस्टम में क्या बनेगा। सबसे पहले आपने आउटपुट कंप्यूट किया एंड देन यू कंप्यूट स्टेट अपडेट। ये स्टेट अपडेट है। स्टेट अपडेट इक्वेशन अगर मैं यहां पे लिखूं तो आपके पास होती है x t नॉट प्लस 1 इज इक्वल टू a x t नॉट, बिल्कुल भी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है, प्लस b u t नॉट। मतलब जिस तरह मेरे पास होता है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू एंड x डॉट इज इक्वल टू a x प्लस बी यू। तो मेरे पास ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले आपने आउटपुट कंप्यूट किया, उसके बाद आपने स्टेट को अपडेट किया x t नॉट प्लस 1, उसके बाद दोबारा आपने u कंप्यूट y t नॉट प्लस 1। तो y t नॉट प्लस 1 कैसे कंप्यूट करेंगे, x t नॉट प्लस 1 जो कि यहां से आएगा, u t नॉट प्लस 1 जो आपको इनपुट इंजेक्ट किया जाएगा सिस्टम में, और ये t नॉट प्लस 1 टाइम हो जाएगा। देन जब आपने y t नॉट प्लस 1 कर लिया, फिर x t नॉट प्लस 2 करेंगे आप। तो ये नॉर्मल सीक्वेंस आपके पास चलेगा। ये ब्लॉक्स के अंदर अपडेट होते हैं, ये ब्लॉक्स के अंदर अपडेट होते हैं। ये आपके पास हो गया फॉर k इज इक्वल टू 1, फिर k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3। ये टाइम है, ये टाइम के लिहाज से आउटपुट भी अपडेट होगा और स्टेट भी अपडेट होती है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। हमने कंटिन्यूस टाइम सिस्टम को देख लिया, हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को, लेकिन यहाँ पे अभी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स नहीं आ रहा। हम इसकी बेसिक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हाउ वी कैन डू द बेसिक कैलकुलेशंस, और बाद में हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को लेकर आएंगे बीच में। यहाँ पे फॉर द सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट केस मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये एक्स नॉट मेरे पास ये उसकी इनिशियल कंडीशंस हैं, क्योंकि मेरे पास दो स्टेट्स हैं, दो इनिशियल कंडीशंस हो गई। ये स्टेप इनपुट है, ये आगे पास जो इनपुट है ये स्टेप इनपुट है। और अब यहाँ पे वो निकालना शुरू करता है ब्लॉक्स के अंदर कि ये आप किस तरह कंप्यूट करेंगे। तो मैंने कहा आपको ये एक ब्लॉक है, उसका अगला ब्लॉक आपके पास ये है। यू कंप्यूट दिस थिंग लाइक दिस, ठीक है। बाकी सारी मैथ्स आपके पास बहुत बेसिक मैथ्स है। y0 इज इक्वल टू c। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि यहां पर ये जो ब्लू मैंने हाईलाइट किया है, और क्या ये जो ब्लू मतलब जो मैंने सियान कलर से मैंने हाईलाइट किया है, क्या ये चेंज होगा या ये चेंज नहीं होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम? कोई बता सकता है आप में से? चेंज नहीं होगा ये। चेंज होगा आउटपुट। एक मिनट, आप में से सर ये टाइम पे आ रहा है तो ये चेंज होगा। एक मिनट है, मैं जरा अटेंडेंस के लिए एक दफा जो है ना, क्योंकि पिछली दफा भी वो ये हुआ था कि वो अटेंडेंस जो है ना, आप गौर से सोचे जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, लीनियर सिस्टम थ्योरी। एक सेकंड ठहरे, जस्ट अ मिनट। सर ये एमएस में अटेंडेंस कब से होने लग गई? भाई मसला ये है तहरीम के अटेंडेंस का मॉड्यूल जो है ना, जो MIS पे हमें अवेलेबल, LMS पे तो हमें अब मैंडेटरी है कि भाई उसके अंदर जो है ना अटेंडेंस लगाओ। इस वजह से लगा रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना, मतलब क्योंकि वो पूरा का पूरा डेटा कि भाई कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा अटेंडेंस। अब मसला असल में अंडर ग्रेड में तो मसला ये होता है कि बहुत सारे लड़के लॉग इन करके चले जाते हैं, और बहुत दफ़ा बीच में मैं उनका नाम लेके पूछता हूँ, फिर उनको मैं एब्सेंट मार्क करता हूँ। लेकिन मुझे ग्रेड स्टूडेंट्स में बुरा लगता है। आप में से कोई बच्चा नहीं है, कोई छोटा नहीं है भाई, कोई अगर नहीं है, अगर अटेंड कर रहा है तो किसी मजबूरी से अटेंड नहीं कर रहा है, या लॉगिन करके अगर वो उठ के चला गया है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। तो ये कि आप सब सीनियर लोग हो इसलिए, वरना अंडर ग्रेड में तो मैं बीच में सवाल पूछता हूँ और अगर आदमी नहीं होता उसमें स्टूडेंट, तो मैं उसको एब्सेंट मार्क कर देता हूँ कि भाई 40 मिनट 50 मिनट भी तुम नहीं बैठ सकते। अब ये लाइक लंबा सेशन होता है, तो अगर आप एक मतलब उठ के चले भी गए हैं तो ये है कि वो आप लोग सीनियर लोग हैं, आप लोग खुद इसको देख लेंगे, और वैसे भी बाद में एग्जाम्स में अंदाजा हो जाएगा भाई कि क्या हालात हैं, आदमी को कितनी नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है। तो लेकिन ये अटेंडेंस इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि वो मुझे LMS से पूरा अपडेट करना पड़ता है हर सेशन को कि भाई कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया। अच्छा, ये कि बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, ये सैन जो मैंने किया है ना, अच्छा आप में से ये बताएं, अपना ये है कि हैंड रेज करके कौन समझता है कि ये चेंज होगा। आप हाथ रेज करें कि ये हर सैंपल में चेंज होगा। वो सब लोग हाथ रेज करें जो समझते हैं ये चेंज होगा। तहरीम कहते हैं चेंज होगा, ठीक है। आयशा, इरफान और जैद, सन्नान, समिया, माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो इसका मतलब बाकी लोग कहते हैं ये चेंज नहीं होगा। सन्नान ने एकदम हाथ नीचे कर लिया, पता नहीं क्यों हाथ नीचे। अच्छा, सन्नान का हाथ ऊपर है। अच्छा, जो लोग आप में से ये कहते हैं कि ये चेंज नहीं होगा, जिसमें तूबा है, अक्सा है, बिलाल है, हारिस हैं, कोई एक मुझे रीजन आप दे सकते हैं कि चेंज क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि ये सर, स्टेट्स है ना, स्टेट्स तो इनिशियली सर ये बताए LTS दिए हैं। हमारे जो चेंज होगा वो इनपुट और आउटपुट सिग्नल। भाई देखो, मसला ये कि जो ये कह रहे हैं ये चेंज होगा वो गलत कह रहे हैं। पहली बात सर, तो ये हो गई। अच्छा सुनो सुनो, मेरी पूरी बात सुन लो। अच्छा, जिन्होंने कहा ये चेंज नहीं होगा, तो जो रीजन दो आदमियों ने दिए दोनों ने गलत दिए। सर मैं ये reason बताऊं? नहीं है। बिलाल एक सेकंड ठहरो, मैं बता देता हूँ पूरी बात। भाई मसला ये है कि मैं दोबारा सियान से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वो आगे बाद मैट्रिसेस हैं, ये आगे बाद वो मैट्रिसेस हैं जो आगे बाद सिस्टम मैट्रिसेस हैं। सिस्टम मैट्रिसेस चेंज नहीं होते। सिस्टम मैट्रिसेस जो है ना, ये चेंज नहीं होते। इस वजह से आपके पास ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं ना, ये आगे बाद चेंज नहीं होंगे। अच्छा, अब जिन्होंने हाथ रेस किया, आप मुझे बताएं आपको क्या कहना चाह रहे हैं? आयशा का नाम आ रहा है, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ, या और कोई भी था जिन्होंने हैंड रेस किया था? हाँ आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कह दें। सर वो मैंने हैंड वो क्या नहीं था, नीचे अच्छा, क्या नहीं था। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये है कि मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को कि जो मैंने सियान में हाईलाइट किया है ना, वो सिस्टम मैट्रिसेस हैं। काइंडली रिपीट कर दें एक बार। हाँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो मैंने सियान में ये हाईलाइट किए हुए ना, ये सारे सिस्टम मैट्रिसेस हैं। दे डोंट चेंज विद टाइम, दे आर कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। ये कभी चेंज नहीं होंगे। जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आपके पास बेसिकली मसला ये होता है कि देखो ये आउटपुट सिग्नल है, ये स्टेट है, ये चेंज होगा। ये बात समझ में आई है आपकी? इसी तरह यहाँ पर असल में इनपुट मल्टीप्लाई होता है, जो ग्रीन में यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर होता ना कोई इनपुट, वो ग्रीन की जगह पर आता और ये चीजें चेंज होती। लेकिन जो आपके पास ये जो सियान में, लाइट ब्लू में, ये कलर में चीजें चेंज नहीं हो रही। अच्छा, एक और कलर से मैं हाईलाइट करता हूँ, एक और चीज येलो से। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, येलो के बारे में? येलो इनिशियल स्टेट्स है हमारी। इनिशियल स्टेट्स है। सर ये स्टेट है तो ये अपडेट जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा इनिशियल हूँ ना, स्टेट चेंज नहीं होंगी। जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ना, शुरू में पहली दफा, ये आपके पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो रहेगी हमेशा, ये चेंज नहीं होगी। क्योंकि ये मतलब ये आपके पास, देखो मैं एक बात समझाता हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझो। मेरे पास दो प्रॉब्लम्स थे, मैंने एग्जाम में दो आदमी को इनिशियल स्टेट्स है ना, इनिशियल स्टेट्स हैं। एक आदमी को मैंने कहा इनिशियल स्टेट 50 है, और दूसरे को मैंने क्वेश्चन दिया कि जी स्टेट, मेरे पास इनिशियल स्टेट जो है ना, लेट सपोज वो -1 2 है, लेट सपोज। इसका जो आंसर बनेगा वो कुछ और बन रहा होगा, और इसका कुछ और आंसर बन रहा होगा। तो आपके पास, लेकिन ये चीजें चेंज नहीं होती जब मैं कंप्यूटेशन कर रहा होता हूँ। ये पहली दफा जब मैं इंजेक्ट कर देता हूँ सिस्टम में, ये थ्रू आउट वही रहती हैं। तो ये पूरे सवाल में ये बातें क्लियर हुई आपको? ग्रीन, सियान, येलो। सर अगर हमारे पास अगर एलटीवी सिस्टम हो फिर? नहीं अगर एलटीवी होगा तो मेरे पास ये जो आगे पास जो सियान कलर है, लाइट ब्लू कलर है, ये सारा चेंज होगा। ये मुस्तकिल चेंज होगा, मुस्तकिल अपडेट होगा। ठीक है। अच्छा, बाकी कैलकुलेशन बहुत बच्चों वाली कैलकुलेशन है, तो वो आप खुद भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपने y0 कंप्यूट किया, और जब आपने y0 कंप्यूट किया, y cx प्लस du हो गया आपके पास। या आप कहें तो मैं एक कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ, वरना ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बिल्कुल मैट्रिक का मैथ्स है और कुछ भी नहीं है। सही है सर, समझ आया। हाँ, ये बहुत बेसिक बात है। तो आपने सबसे पहले y0 किया, फिर आपने x1 किया। जो आपने x1 किया ना, ये वैल्यू x1 की फिर आपके पास आगे जाती है सिस्टम के अंदर। ये वाली वैल्यू आपके पास आगे जाएगी, ये वाली वैल्यू, और फिर आप जो है ना वो y कंप्यूट किया, और आपने जो है ना फिर x को अपडेट किया। जो आपने x की वैल्यू कंप्यूट की, इट विल कम हियर, और फिर आपने y कंप्यूट किया। तो आपका आउटपुट भी कंप्यूट होता चला जाता है, और स्टेट्स भी कंप्यूट होती चली जाती हैं। ठीक है। तो ये आपका बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन ये वाला मैकेनिज्म बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म है एक डिजिटल, एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का। अगर हमें स्टेट्स उसकी निकालनी है और आउटपुट निकालना है, ये बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म है। इसके अंदर अब गौर से देखें, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स तो आया ही नहीं। अगर मैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालता ना, तो ये सीक्वेंसेस जो है ना, ये मुझे कंप्यूट नहीं करने पड़ते, ये डायरेक्टली क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन मेरे पास आ जाता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये आपके पास क्या कर रहा है, ये आपके पास कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये टाइम हो गया कि जी मेरे स्टेट्स क्या होंगी, ये कर रहा है। और आपके पास दूसरी स्टेट्स लेट सपोज ये होंगी,
मतलब ये आगे पास हो गया x2, ये हो गया आपके पास x1। तो हर सैंपल टाइम पे बता रहे हैं कि आपके पास स्टेट्स किस तरह इवॉल्व कर रही होंगी। लेकिन अगर मेरे पास जैसे पिछले वाले सवाल में था, आपके पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गया था, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को आपने डायरेक्ट प्लॉट किया था। ये आप देखें, ये प्लॉटिंग कैसे की थी, ये प्लॉटिंग आपने डेटा से नहीं की थी, ये प्लॉटिंग आपने इस इक्वेशन की प्लॉटिंग की है। तो ये क्लोज फॉर्म सोल्यूशन कहलाता है। तो डिस्क्रीट टाइम में भी क्लोज फॉर्म सोल्यूशन आता है और वो जेड ट्रांसफॉर्म से आता है। बात समझ में आई है आप लोगों को ये बात? आई होप समझ में आई हो। मैं यहाँ लिख देता हूं क्योंकि अगर ये टॉपिक खुद बैठ के आप लेवल में से देखना, मैं यहाँ पूरी बात लिख देता हूं। वी कैन ऑल्सो कंप्यूट द सोल्यूशन, ये अल्लाह के वास्ते खुद इसको एप्लीकेशन में से देखना। वी कैन ऑल्सो कंप्यूट द सोल्यूशन फॉर डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम, जो कि सारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं यूजिंग, अच्छा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आपके पास न्यूमेरिकली कर रहे होते हैं, वो इस तरह कर रहे होते हैं, ठीक है। यूजिंग स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, सिंस इट्स अ डिस्क्रीट वर्ल्ड, तो मेरे पास वी विल यूज Z ट्रांसफॉर्म इंस्टेड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे हम कंप्यूट करेंगे, ये ध्यान में रखना, फाई जी, और फिर उस पे हम Z इनवर्स लगाएंगे और फिर कंप्यूट करेंगे फाई के, द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स STM, और वो हमें एग्जैक्टली वही वैल्यूज दे रहा होगा जो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। अल्लाह करे ये बातें तुम लोगों को क्लियर हो रही हूँ। एग्जैक्टली ये सेम आंसर आएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकली किया, दिस इज ऑल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। और ये सेकंड वाला प्रोसीजर जो है दिस इज एनालिटिकल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको खुद देखना है, इसको आगे आएगा, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज डिस्कशन में जरूर आएगी। ठीक है ना। स्टेट अपडेट इक्वेशन, ये क्या चीज है आपके पास? कंसीडर LTI। अच्छा ये सब बातें गुजर गई, ये भी मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि आपके पास ये क्या चीज है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आगे पहली इक्वेशन क्या हो गई? बिल्कुल ये सब बातें मैं अभी समझा चुका हूँ, लेकिन आई विल एक्सप्लेन अगेन। मतलब ये कि ये जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है। x t नॉट प्लस 1 आपके पास हो गया, a x t नॉट प्लस b, वो यहां से इसने कंप्यूट किया। लेट ये पहली इक्वेशन आपके पास जो है ना, वो x t नॉट प्लस 1 a x t नॉट प्लस b u t नॉट है। व्हाट इज x t नॉट प्लस 2? लेट मी राइट हियर, व्हाट इज x t नॉट प्लस 2? ये क्या बनेगा? a x t नॉट प्लस 1 प्लस b u t नॉट प्लस 1। ये मैंने सही लिखी है गलत लिखी हुई इक्वेशन? वहां पे तो स्क्वायर भी आ रहा था कुछ। नहीं सर वो t नॉट प्लस 1 और t नॉट प्लस 2 नहीं होगा? आई एम ट्राइंग टू ड्राइव दिस थिंग। ये आया कैसे, समझ में आई? तो वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। x t नॉट प्लस 1 इज इक्वल टू a x t नॉट प्लस b u t नॉट। तो x t नॉट प्लस 2 क्या होगा? x t नॉट प्लस 2 आगे बाद होगा a x t नॉट प्लस 1 प्लस b u t नॉट प्लस 1। सिंपल, सब में बना दिया। बिल्कुल सब में सर, बना ऐसे ही कर होगा। दिया मैंने। ठीक है सर, ठीक। मैंने यहाँ प्लस 1 किया, प्लस 1 किया, प्लस 1 किया, बस और कुछ भी नहीं। आई गेट दिस इक्वेशन। अब मेरे पास सही a और x t नॉट प्लस 1 मेरे पास क्या है? x t पूरी नॉट इक्वेशन दी है ना, मेरे पास ये x t नॉट प्लस b u ऊपर वाली t। इक्वेशन है पूरी। I'll write here a सही है। x t नॉट प्लस b u t नॉट प्लस b u t नॉट प्लस 1। Now when I solve it, this is a square x t नॉट प्लस ab u t नॉट प्लस b u t नॉट प्लस 1। तो ये जो इक्वेशन है आपके वो ये लिखी हुई है। ये कंपेयर करें, आप देखें दोनों सेम है कि नहीं? ये सर सेम है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसी तरह जब आप ड्राइव करेंगे, यू विल गेट दीज इक्वेशंस, या इक्वेशन करते चले जाएंगे। सही।
उसने कहा कि आपके पास so that the solution for x at time L when L is much larger than t naught can be written by using matrices as shown. वो कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ. अच्छा पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, इसको, इस इक्वेशन को, और फिर आपको बताता हूँ कि इसने ये कैसे लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म में. तो आपके पास यहाँ पर x t naught plus 3, मतलब ये जो भी टाइम आपके पास हो गया x t naught plus 3, इसके अंदर ये आप कैसे लिखेंगे? ये आपके पास ax t naught plus 2, ये आपके पास यहाँ पर उसने a क्यूब लिखा, x t naught लिखा. मैं कुछ बातें से समझाना चाह रहा हूँ आपको. प्लस, और यहाँ पर उसने फिर सारे आपके पास मैट्रिसेस हैं, a स्क्वायर b, a b और b, एंड दिस इज u t naught plus 1 और u t naught plus 2. इसको आप गौर से समझें ये क्या चीज है. यहां पर दो पोर्शंस हैं. दिस इज द फ्री रिस्पॉन्स फोर्स रिस्पॉन्स, एंड दिस इज द फोर्स रिस्पॉन्स. यहां पर आप गौर से समझें इस बात को. अगर फ्री रिस्पॉन्स मुझे निकालना है एट t इज इक्वल टू 3, तो मुझे a को क्यूब करना पड़ा. इसका मतलब ये है, अगर मैं नॉर्मल अपने आप को इसको जो है ना, मतलब इस बात को एक्सटेंड करूं, इस कॉन्सेप्ट को अगर t नॉट प्लस 1000 करूं तो क्या होगा? a टू द पावर 1000 करना है. क्या ये बात सही है? यस सर, बिल्कुल ठीक है बात. ये तो अगर मुझे एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम सॉल्व करना है जिसके अंदर मेरे पास 10 स्टेट्स हैं, मेरे पास उसके अंदर 5 कैपेसिटर्स, 5 इंडक्टर्स लगे हुए हैं, और मेरे पास उसको सॉल्व करना है फॉर t इज इक्वल टू 1 मिलियन, तो मेरे तो कबाड़ा हो गया. मतलब इस a मैट्रिक्स को, मतलब ये कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि आई हैव अ 10 by 10 मैट्रिक्स जो कि नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं, और उसको 110 टू द पावर 6 जिसपे मैं सिमुलेशन रन करता हूँ नॉर्मली, तो ये मैट्रिक्स अगर मुझे निकालना है तो मेरा तो मैटलैब, मेरा सिस्टम खत्म हो गया. 3-4 हफ्ते के लिए तो छुट्टी हो गई. ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, ये फिर आगे आते हैं. दिस कम्स फ्रॉम सम वेरी ब्यूटीफुल लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स. कि जी आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वेरी एफिशिएंटली दीज मैट्रिसेस. मतलब कंप्यूटर साइंस की जो बुनियाद थी, इब्तिदा थी, दैट वाज फ्रॉम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग. मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरे डिपार्टमेंट के साथ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था ऑक्सफोर्ड में. तो मतलब दे डिड वंडर्स. और मतलब ये कि सारा का सारा जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है, दैट्स द बेस ऑफ कंप्यूटर साइंस, और स्पेशली लीनियर अलजेब्रा. ठीक है, तो ये तो एक मसला मैंने आपको बता दिया कि सिमुलेशन इसके बगैर रन नहीं कर सकती. अच्छा हम आगे देखते हैं. मेरे पास ये पूरा सीक्वेंस है, दिस इज अ सीक्वेंस फॉर द इनपुट्स, और ये मेरे पास जो है ना, ये मैट्रिसेस की कुछ परम्यूटेशंस हैं. इनको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो आई डोंट नीड टू सॉल्व द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, आई कैन गेट द फोर्स रिस्पॉन्स डायरेक्टली. ये वो कॉन्सेप्ट है. अब इसको क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन में उसने लिखा है यहाँ पर l माइनस टी नॉट. अब टी नॉट अगर 0 हो जाएगा तो a टू द पावर l हो जाएगा, सिंपल. x टी नॉट हो गया प्लस ऑल दिस al टी नॉट माइनस टी नॉट माइनस 1 इंटू b, ये चीज ये ऑल दिस मैट्रिक्स. ठीक है, विच फॉर्म द फोर्स रिस्पॉन्स, और ये फ्री रिस्पॉन्स, फ्री एंड फोर्स्ड. आई मूव ऑन. इसी तरह करके ये आउटपुट बनाएगा. अब सीधी बात है, इतनी मैथ्स आपको भी आती है, यू कैन डू ऑल दिस थिंग, और अल्टीमेटली जो आपके पास आउटपुट बनता है, यहाँ पे गौर से समझना, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. आपके पास यहाँ पर जो आउटपुट इक्वेशन बनती है उसके अंदर क्या होता है, यू हैव cx प्लस du. नॉर्मली हमारे यहाँ कंट्रोल्स में ये पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मैथ्स में इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम इसको रखते हैं अपने साथ कंप्यूटेशन में. यू गेट दीज मैट्रिसेस y is equal to c a l minus t naught x t naught plus all this matrix and into the inputs. ठीक है, ये मेरे पास ओवरऑल फॉर्म बनी. एक प्रॉब्लम इसने सॉल्व किया है, जो मैं आपको सॉल्व करके, मतलब ये है कि मैं इसको बेसिक्स बता देता हूँ, बाकी यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ. कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे. सपोज दैट द स्टेट एट टाइम t is equal to 3, फॉर एग्जांपल 1 is to be calculated. वो कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टेट एट t is equal to 3, क्या होगा. और मेरे पास देखो 2 मेथड्स मैंने सीख ली है. एक मेथड तो मेरे पास ये है कि जो लंबा वाला मेथड है, ये वाला मेथड. अगर मुझे x इज इक्वल टू 3 कंप्यूट करना है तो क्या ख्याल है, मुझे हर स्टेप पे जाना पड़ेगा, पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा. ये बात सही है? ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है. और दूसरा भी कर सकते हैं. हाँ, और दूसरा मेथड जो मैंने भी आपको सिखाया, दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि यू सॉल्व दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन कहाँ से आई है, व्हाट इज दिस इक्वेशन,
ये इक्वेशन जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, इट इज दिस इक्वेशन। ए क्यूब एक्स जीरो। ये बात क्लियर हो गई? सही। आप में से जिसको अगर कंफ्यूजन बिल्कुल सर क्लियर। कि यहाँ पे सिंपल आपने मैट्रिसेस कंप्यूट किए एंड यू गेट द आंसर, तो यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। अल्लाह के वास्ते मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, और अब तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो और इसका फायदा है, ताकि ये एविडेंस है कि इसको खुद सॉल्व करना हाथ से, ताकि आप समझो ये और ये प्रॉब्लम दोनों बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व होंगे। इन इक्वेशंस के अंदर से वैल्यूज को इंजेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, एंड यू गेट द फाइनल आंसर। यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा मसला बनता है ना, वो सबसे बड़ा मसला क्या है? वो सबसे बड़ा मसला ये है, अगर ये 3x3 मैट्रिक्स होता ना तो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन मुश्किल हो जाती हैं। हमारे लिए मसले ये बनते हैं, ठीक है? इसका हम सोल्यूशन पर आगे देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व दीज थिंग्स। नाउ द फ्री रिस्पॉन्स। अच्छा, फ्री रिस्पॉन्स के बारे में क्योंकि मैं अभी आपको बात बता चुका हूं, पूरी डेरिवेशन करवा चुका। फ्री रिस्पॉन्स आपके पास इज दिस वन, कि अगर मैं सिर्फ फ्री रिस्पॉन्स को स्टडी करना चाह रहा हूं तो आई सॉल्व दिस मैट्रिक्स। इनिशियल कंडीशन के साथ वो मैट्रिक्स को मैंने उस पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी स्टेट का क्या हाल बनेगा। ये आपके पास फ्री रिस्पॉन्स, ये अभी पूरी डेरिवेशन अभी आवाज बहुत कट रही है। ठीक है, वैसे भी अब टाइम क्योंकि 6:26 पे असल में मगरिब है, तो ये है कि ये रिकॉर्डेड मौजूद है। अब दोबारा हम लॉग ऑफ करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, टाइम लगेगा, आप लोग सुन लेगा, मतलब उसमें जो है ना मतलब ये कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा। ये फ्री रिस्पॉन्स आपके पास हो गया, और ये आगे बाद स्टेट्स हो गई उसकी। इसके अंदर दोनों के अंदर देयर इज नो यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड से, नो यू, नो इनपुट, और ये नो इनपुट। तो ये दोनों कंपोनेंट कौन से हैं? लेट मी हाईलाइट अगेन, इट इज दिस कंपोनेंट द फ्री रिस्पॉन्स, एंड इट इज दिस कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट हैं जो उस स्लाइड के अंदर उसने शो किए हैं, ठीक है? तो ये दोनों बातें यू नो दिस थिंग। और ये सवाल असल में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी बेसिक मैथ्स है, तो ये कि इसको सॉल्व कीजिए, और जब इसमें प्रॉब्लम आएगा तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। इसके अंदर भी यहाँ पर इसने सारी वही मैथ्स अप्लाई की है कि जी मैं किस तरह जो है ना फ्री रिस्पॉन्स कंप्यूट कर सकता हूँ। तो ये आप फॉर्मूला अगर गौर से समझें इसको, तो ये आपके पास ये ए की वैल्यू हो गई, और ये आपके पास इनिशियल स्टेट हो गई, और इससे फिर जो है ना आपने अब आप वाई को अगर गौर से देखें, इसके अंदर सी है, ए है, और इनिशियल स्टेट है। ये फ्री रिस्पॉन्स है सिस्टम का। तो आगे बाद यहाँ पर बना यू हैव द सी, यू हैव ए, एंड यू हैव द इनिशियल कंडीशन। यू कैन कंप्यूट द फ्री रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो ये आपके पास इस मैथ से आप डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिसका मैं आपको कह रहा था कि उस सवाल के अंदर आपको यू हैव टू कंप्यूट द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो मैं असल में बहुत 1 घंटे से बोल बोल के तकरीबन 1.25 घंटे से मैं बिल्कुल थक गया, बिल्कुल जो है ना। आप लोगों को कोई बात इसमें अगर पूछनी है तो पूछ लें। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है जो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स के अंदर है, ठीक है? और जो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है दिस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की ब्यूटी ये है कि आपके पास ये इन टर्म्स ऑफ ए है। इसका अभी जो हमने गुजरा पीछे जो हमने एक्सप्लेन किया, एक मेथड आपके पास जेड ट्रांसफॉर्म से बनता है, वो भी आपको आगे मिलेगा, बुक्स के अंदर बहुत में मिलेगा। और ये आपके पास यहाँ पे डेरिवेशन है कि आपके पास ये इन टर्म्स ऑफ ए है। ए का मतलब आपके पास क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 2.5 इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट्स द स्टेट एट टाइम t is equal to L is obtained by multiplying the state at time t is equal to t naught by the matrix this. This matrix is called the state transition matrix of the time invariant discrete time system. ये जो matrix आपके पास है, this is phi L t naught. This is called the state transition matrix. ठीक है, जिस तरह उसके अंदर phi t था। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट बात है और कुछ भी नहीं, और जो यहाँ पे मुझे समझानी थी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, the state transition matrix exists and is unique for L is greater than T naught, but if L is less than T naught, then A L minus T naught is this exists only if A has an inverse. A singular नहीं होना चाहिए। अगर A singular होगा तो आगे बस उसका inverse exist नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे state transition matrix से inverse compute करना पड़ता है। तो A must not be singular, A non singular होगा, और उसका जो है ना जब भी inverse compute हो सकता है।
अगर इनवर्स कंप्यूट नहीं हो सकता तो वो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स वैलिड नहीं है। ये इसने कंप्लीट रिस्पांस फ्री ऑफ फोर्स इसने प्लॉट किया है। मैं काम करूंगा, मैं एक असाइनमेंट ऐसी बना दूंगा जिसके अंदर आप ये बैठ के खुद कोडिंग करके उसको सॉल्व करेगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। यू ऐड दीज टू टुगेदर, दिस वन प्लस दिस वन एंड यू गेट दिस कंप्लीट रिस्पांस। तो फ्री रिस्पांस अगर आप और से देखें ये हमेशा डाई आउट होता है, और फोर्स रिस्पांस आपके पास ये क्योंकि इनपुट की वजह से होता है, ये जाके कांस्टेंट स्टेडी वैल्यू पे चला जाता है एंड यू गेट दिस कंप्लीट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। आई स्टॉप हेयर और मैं इसको लिख देता हूं आपके पास यहाँ पे 3 अक्टूबर। कोई बात अगर आपको पूछनी हो तो आप पूछ लें इसमें से। नहीं अच्छा, सर अभी तक तो सही सर है। सर अगर आपसे कुछ पूछ मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछने ज्यादा बेहतर होगा, ग्रुप पे जो है ना। एक काम जी। मैं कल किसी टाइम पर आप व्हाट्सएप, ये लीनियर सिस्टम थ्योरी का ग्रुप है ना, इस पे आप सारे सवाल डाल देगा तो एक ही दफा देख के मैं 1 घंटा निकाल के उसके सबके जवाब दे दूंगा, तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, आप लोग एक तो रिकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर की आपने दी थी मुझे अंदाजा नहीं, मैं वो यूट्यूब पे देख रहा हूं। वो सर दोनों आज की भी अपलोड कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। और कोई बात अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको पूछना है तो आप पूछ लें। सर सब कुछ क्लियर हो गया था, बस बिल्कुल क्लियर। सर ऐसी बात नहीं। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह करे वाकई में कुछ समझ में आप लोगों को आ रहा हो। ठीक है, बस मैं मीटिंग एंड करता हूँ और उसके बाद फिर आपको कोई बात हो आप पूछ लेगा इंशाल्लाह। चलें, अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ओपन होने का कुछ नहीं हुआ? क्या चीज? नहीं, अभी बिलाल कुछ पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है। सर यूनिवर्सिटी में क्या चीज? अभी हमारा कोई हायर मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं हुआ है, शायद कोविड केसेस और बढ़ गए सही है हैं। सर, ठीक अल्लाह रहम तो फिर करे। मिड टर्म भी फिर इस तरह ऑनलाइन ही होगा? मिड टर्म भी गालिबन ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा मजबूरन, और कुछ नहीं। चलें, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।